हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुरभि सिंह एंड आज मैं आपसे केमिस्ट्री की मैराथन क्लास के बारे में बात करने जा रही हूँ। इसमें मैंने केमिस्ट्री के सारे टॉपिक को एक साथ कवर किया हुआ है। इसकी पीडीएफ आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नंबर पर पिंग करने पर मिल जाएगी। तो आगे हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। मैंने फिजिक्स की भी मैराथन क्लास अपलोड की है, तो ये सारी जो आपकी वीडियो हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की CGPDTM पेटेंट ऑफिसर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा आपकी RRB JEE और जितने भी आपके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हैं इन सब में पूछे जाते हैं। तो अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो दो वर्ड सबसे ज़्यादा पहले आते हैं। एक होता है एसिड, दूसरा होता है बेस। एसिड जो है आप वाटर के साथ रिएक्ट करने पे आपका H+ आयन, और जो बेस होता है वो आपका हाइड्रोक्सिल यानी OH- आयन देता है। तो वन बाय वन एक एक के बारे में हम देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं हम एसिड से। एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच प्रोवाइड हाइड्रोजन आयन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। ठीक है, आपके हाइड्रोजन की जो एसिड के जो एग्जाम्पल है वो HCl, H2SO4, इसमें आपका हाइड्रोजन जरूर प्रेजेंट होगा। तो अगर हम इसमें दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल हैं H2SO4, HNO3, HClO4, HCl, HBr, HI, ये सारे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल हैं। इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होंगे या जो जितने भी बचे हुए होंगे वो सारे आपके वीक एसिड के एग्जाम्पल होंगे। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। तीन ऑप्शन दे देंगे, एक ऑप्शन आपका HNO3 का दे दिया होगा, तो आपको HNO3 को टिक करना है। तो बेसिकली आप ये स्ट्रॉन्ग एसिड के ये आपके जितने 6 हैं इन्हें याद कर लो। उसके अलावा जो भी ऑप्शन दिखेगा आप उसको वीक एसिड टिक कर देना। ठीक है, और ये आपका प्रोटॉन प्रोवाइड करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड अ प्रोटॉन लाइक HNO3। और ये आपकी इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं तो ये आपका टेस्ट में खट्टा होता है, जो बेस होता है वो आपका टेस्ट में कड़वा होता है, और जो एसिड होता है वो आपका टेस्ट में सॉर यानी खट्टा होता है। एक लिटमस पेपर होता है जिसको अगर आप टेस्ट करोगे, जिसको आप एसिड के साथ टेस्ट करोगे तो वो ब्लू लिटमस जो है वो आपका रेड कलर में चेंज हो जाता है। मैं भी आपको आगे बात करूँगी कि जो ये इंडिकेटर्स होते हैं या बेसिकली जो ये आपके लिटमस के अलावा टर्मरिक और बहुत सारे फेनोल्फथालीन, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये एज अ इंडिकेटर काम करती हैं टेस्ट करने के लिए एसिड और बेस को लेकर। बट सबसे फेमस जो इंडिकेटर है वो आपका लिटमस है। लिटमस आपका ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है, रेड पेपर में कन्वर्ट कर देता है। और एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट करके आपका सॉल्ट और वाटर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। एसिड जब आपका बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये आपका सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा, इंपॉर्टेंट है, और वाटर प्रोड्यूस करेगा। और ये आपका हाइड्रोजन को लिबरेट करता है अगर मेटल से हम इसको रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, यूजेस देख लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जो सबसे ज़्यादा आपका फेमस एसिड है, ये आपका पेट्रोलियम के एक्सप्लोरेशन में यूज़ होता है, वेरियस टाइप ऑफ एक्सप्लोजिव की प्रिपरेशन में यूज़ होता है जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। उसके अलावा जो कलर्स होते हैं, कलर्स और मेडिसिन की प्रिपरेशन में यूज़ होता है, बैटरीज को एक्यूमुलेट करने में यूज़ होता है। नाइट्रिक एसिड जो होता है ये बेसिकली आपका मेडिसिन, ड्रग्स में, फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है, फोटोग्राफी में यूज़ होता है, इन प्रिपरेशन ऑफ कलर्स, इन द प्रिपरेशन ऑफ एक्वारिजिया। एक्वारिजिया जो बेसिकली है ये आपका बेसिकली गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं इनको क्लीन करने के लिए यूज़ होता है। ये आपका 3:1 के रेशियो में होता है, यानी 3 पार्ट आपका HCl होता है और 1 पार्ट आपका नाइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, बेंजोइक एसिड की बात करते हैं तो ये आपका मेडिसिन या फूड स्टफ जो होते हैं उनको प्रिजर्व करने का काम करता है, ऐसा प्रिजर्वेटिव काम करता है। साइट्रिक एसिड होता है जो मेटल्स को वॉश करने में, फूड जो होते हैं, फूड स्टफ होते हैं उनकी प्रोसेसिंग में यूज़ होता है, क्लॉथ इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो ये आपका साइट्रिक एसिड हो गया। लैक्टिक एसिड जो होता है वो आपका दही में मिलता है। दही इज़ अ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ, तो जो दही में आपका पाया जाता है वो आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है। HCl जो होता है ये भी आपका, जैसे मैंने आपको बताया, एक्वारिजिया के प्रिपरेशन में यूज़ होता है। 3:1 के रेशियो में होता है, 3 HCl 1 HNO3, और ये डाइज में, कलर्स को में यूज़ होता है आपका। बेसिकली यूजेस ही पूछे जाते हैं, इसका जो या तो फॉर्मूला या तो आपके यूजेस पूछे जाएंगे। एसिटिक एसिड की बात करते हैं तो आपका विनेगर के प्रिपरेशन में, जो भी आपकी सौर फूड होते हैं उनकी प्रोसेसिंग में यूज़ होता है। जो फॉर्मिक एसिड होता है ये आपका इंसेक्टिसाइड, यानी जैसे आप देखते हो ना कि एंट स्टिंग
होता है, मतलब जो चींटियाँ ऐसे एक साथ चल रही होती हैं, अगर आपको चींटी काट देती है तो आपकी बॉडी में हल्की सी स्वेलिंग आ जाती है थोड़ी देर के लिए, तो वो फॉर्मिक एसिड की वजह से ही होती है, ठीक है। इन द प्रोसेसिंग ऑफ रबर, रबर की प्रोसेसिंग में यूज़ होता है। ग्रीन फ्रूट जो होते हैं, ग्रीन फ्रूट्स होते हैं, उनके प्रिजर्वेशन में यूज़ होता है। ऑक्सैलिक एसिड जो होता है वो आपका फोटोग्राफी में यूज़ होता है। कलरेशन, ये आपका क्लॉथ्स होते हैं उनको कलर करने में, आपका जो लेदर वगैरह होती है इनकी ब्लीचिंग में यूज़ होता है। जो आपके उसमें क्लॉथ्स में दाग लग गए होते हैं उनको हटाने के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। और ये आपका स्पेनिच यानी पालक में पाया जाता है। नाउ वी टॉक अबाउट द बेस। ये हमने आपका अभी तक एसिड देख लिया और एसिड के जितने भी कंपाउंड हैं उनके बारे में बात कर ली। एसिड जो आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो H+ आयन देता है, जबकि जो बेस है वो आपका रिएक्ट कर हाइड्रोक्सिल आयन देगा, हाइड्रोक्साइड आयन देगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है NaH, NO4OH। जो आपका बेस होता है, बेस वाटर के साथ रिएक्ट करके आपका हाइड्रोक्सिल आयन देता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं तो ग्रुप 1 यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जो आपके सीजियम, ये होते हैं। और जो ग्रुप 2 होते हैं, ग्रुप 2 में बेरियम को छोड़कर बाकी जितने भी आपके सब कंपाउंड है ये आपके बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं, सॉरी। लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हो गया यानी NaOH, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। KOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा, ठीक है। तो Be को छोड़कर बाकी जितना ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जितने भी कंपाउंड है वो आपका OH यानी आपके स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। उसके अलावा जितने भी होंगे वो आपके सारे वीक बेस होंगे। कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो ये आपका कड़वा होता है, ये आपका रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर देता है। स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं जो Na2O, NaOH, K2O, ये आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में हेल्प करते हैं। बेस जो आपके हैं इसके यूजेस देख लें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आता है। ये आप जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो आपका वाइट वॉशिंग में, जो आप प्लास्टर देख रहे होते हो, और आपका ब्लीचिंग पाउडर के प्रोडक्शन में बहुत यूज़ होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वाटर को सॉफ्ट करने में। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बहुत याद है, चूना जिसको कहते हैं, बेसिकली सीमेंट में, प्लास्टर में, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में, वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लेना। कास्टिक सोडा की बात करते हैं तो ये आपका सोप को बनाने में, पेट्रोलियम को प्योरीफाई करने में, क्लॉथ और पेपर को आपका बेसिकली प्रोडक्शन में यूज़ होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, वो आपका बेसिकली सॉफ्ट सोप को बनाने में यूज़ होता है। जो बेबी सोप होते हैं, जो आप डव वगैरह का भी एग्जांपल देखते हैं तो बोलते हैं ना ये सॉफ्ट सोप है, बॉडी के साथ ज़्यादा हार्श नहीं होते, वहाँ पर आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर के प्रोडक्शन में यूज़ होता है, जो मैंने अभी कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ये जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है ये आपका बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर की तरह यूज़ होता है। जबकि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था वो आपका बेसिकली वाइट वॉशिंग में यूज़ हो रहा था। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ये आपका जब आपकी स्टमक में एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को सेवन करते हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खाते हो अपने स्टमक की एसिडिटी को दूर करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है जो एक एज आ एंटी एसिड काम करता है, यानी अगर आपकी बॉडी में एसिडिटी ज़्यादा हो गई है तो आप इसको खाओगे तो यानी जो आपकी डाइजीन या जो आप बेसिकली देखते हो ना इनो वगैरह, तो उसमें इन्हीं के कंपोनेंट सोडियम बाइकार्बोनेट और आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसी के कंपोनेंट होते हैं जो आपके स्टमक में एसिडिटी को बेसिकली कम करते हैं, रिमूव करते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करते हैं तो ये आपका रबर का सप्लीमेंट होता है, ये आपके ड्रग्स के मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में यूज़ होता है। सॉल्ट जो मैंने आपको बताया, सॉल्ट बेसिकली फॉर्म होता है एसिड और अल्कली के रिएक्शन से। अल्कली इज़ बेसिकली बेस, तो यहाँ पर देखो HCl इज़ अ एसिड, NaOH इज़ द बेस। जब ये आपके रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। सॉल्ट का यूज़ सोडियम क्लोराइड जो आप खाना खाने में ऑर्डिनरी सॉल्ट यूज़ करते हो उसमें आपका इसका यूज़ होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, जो मैंने आपकी बताया, आपको एज अ बेकिंग पाउडर यूज़ होता है किचन में। जैसे अगर आप केक बनाते हो, डोनट्स बनाते हो, कोई भी ऐसी चीज़ बनाते हो जो स्पॉन्जी है, मतलब जिसको आपको बेसिकली फुलाना है बेसिकली, ठीक है। चाहे इडली हो गई तो उसमें हम क्या डालते हैं, बेकिंग पाउडर डालते हैं जो आपका बेसिक उसका कॉम्पोनेंट है सोडियम बाइकार्बोनेट। और एक यूज़ जो मैंने अभी आपको बताया एसिडिटी
को रिमूव करने का भी काम करता है। सोडियम कार्बोनेट है जिसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, एक तरीके से एज अ कास्टिक सोडा यूज़ होता है, ये आपका क्लॉथ की ड्राई क्लीनिंग में यूज़ होता है। पोटेशियम नाइट्रेट है, इसका गन पाउडर के प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। इंपॉर्टेंट है दियर, जो पोटेशियम नाइट्रेट है वो एज अ गन पाउडर प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है, फर्टिलाइज़र की प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। कॉपर सल्फेट है जो ये आपका इंसेक्टिसाइड में यूज़ होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़ होता है। पोटाश एलम जो है ये वाटर के प्यूरिफिकेशन में यूज़ होता है, ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पीएच वैल्यू। तो पीएच बेसिकली आपकी एक रेंज है, ठीक है, जिसका जो न्यूट्रल पॉइंट होता है वो 7 होता है। अगर हम यहाँ से शुरू करें 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 14 तक बेसिकली जाता है। तो जो 1 to 7 है, ठीक है, जो पीएच की रेंज है ये आपका बेसिकली एसिड की रेंज को शो करेगा, और जो इसके बाद का है वो आपका बेस की रेंज को शो करेगा। सो पीएच वैल्यू ऑफ अ सब्सटेंस इज अ नंबर विच सिंपली आपका रिप्रेजेंट द एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। और जो आपका इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है पी एच ओ का log 1/h। अगर आप h को ऊपर लेकर जाओगे तो माइनस साइन आगे आ जाएगा, ठीक है। पीएच की वैल्यू अगर लेस देन 7 है तो एसिडिक हो जाएगा, मोर देन 7 है बेसिक हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू 7 में न्यूट्रल हो जाएगा। इस डायग्राम से आप समझ सकते हो। अगर मैं बोलती हूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड में आपकी जो वैल्यू होगी आपकी पीएच इज समथिंग अ नंबर। अगर मैंने इसको बोला कि पीएच की वैल्यू 1 है, इसका मतलब है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर मैं बोलती हूँ पीएच की वैल्यू आपकी 6 या 7 है, ठीक है, 6 से 8 के 5 से 7 के बीच में, 7 पे तो न्यूट्रल हो जा रहा है। अगर मैं बोलूँ कि 5 6 है, यानी 4 से 6 के बीच में अगर आपकी वैल्यू है पीएच की, तो वो वीक एसिड की वैल्यू होगी। 0 1 2 आपके स्ट्रॉन्ग एसिड की वैल्यू है, 4 5 6 जो आपकी वीक एसिड की वैल्यू है। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, जैसे अगर आपने अभी तो अगर आपको ऑर्गेनिक फार्मूला पता है HCl, तो आप इसमें हाइड्रोजन की प्रेजेंस देख के बता सकते हो कि ये एसिड है। कुछ जैसे लेमन हो गया, आपका टोमेटो हो गया, तो इनमें आपका फार्मूला नहीं होता है, इनको पीएच की रेंज के हिसाब से हम बताते हैं कि ये आपका एसिडिक है या बेस है। लाइक जो स्टमक में आपके पेट में जो एसिड बनता है वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। देखो उसमें उसकी पीएच की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1 होती है, टोमेटो में 4 होती है, मिल्क में जो होती है वो 6 होती है। अगर हम 7 को बात करते हैं तो अगर 7 आपका न्यूट्रल आता है, लाइक आपका जो वाटर है वो आपका ना एसिड है ना बेस है। देखो हमने इसको बीच में लिया है। अगर हम ब्लड की बात करते हैं तो वो एज अ बेस होता है, उसकी वैल्यू पीएच की वैल्यू क्या होती है 8 होती है। एग हो गया आपका, ठीक है, उसके मतलब अमोनिया सोल्यूशन हो गया, सोप हो गया, ब्लीच हो गया, तो ये सारे आपके बेस होते हैं जिनमें पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 होती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इंडिकेटर। इंडिकेटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको टेस्ट कर कोई भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया गया और आपको बताना है कि एसिड है या बेस है, लाइक मिल्क हो गया, मिल्क या आपका टोमेटो हो गया, अगर आपको चेक करना है कि वो एसिडिटी है, मतलब एसिड है या बेस है, तो आप उसको कैसे चेक करोगे? तो इसके लिए बहुत सारे इंडिकेटर डाले गए हैं। तो इंडिकेटर का काम ही होता है बताने का कि कोई भी आपका जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। तो बेसिकली जो देयर आर 7 टाइप ऑफ इंडिकेटर यूज्ड इन आवर डेली टू डेली लाइफ। सम ऑफ देम आर लिटमस पेपर, फिनोफ्थलीन, मैं आपको यहाँ पे डायग्राम से दिखा देती हूँ। जो टाइप ऑफ इंडिकेटर की बात करते हैं, जो नेचुरल इंडिकेटर होते हैं वो आपके लिटमस पेपर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, टर्मरिक, रेड केबेज जूस, चाइना रोज़, ये सारे आपके बेसिकली इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है। सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करते हैं तो फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये आपके सिंथेटिक इंडिकेटर है। उसके बाद से आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जो बेसिकली आपकी महक से आप पहचानोगे। लाइक अगर आप अनियन को रख देते हो एसिड के साथ तो उसका बेसिकली उसकी महक नहीं जाती है, लेकिन अगर आपने उसको बेस के साथ रख दिया है, ठीक है, तो उसका जो अनियन की जो एक तेज़ सी महक होती है और तेज़ सी स्मेल होती है वो आपकी बेस के पास रखने से चली जाती है। वेनिला एक्सट्रैक्ट, क्लोव ऑयल, ये भी सेम आपके बेसिकली महक पर काम करते हैं, ठीक है, फ्रेगनेंस पे बेसिकली काम करते हैं। तो 1 बाय 1 हम सबके बारे में देख लेते हैं। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका चाइना रोज़ है। चाइना रोज़ आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज आपके सबसे इंपॉर्टेंट है। 1 बाय 1 बात करते हैं। लिटमस की बात करते हैं तो लिटमस आपका एक नेचुरल इंडिकेटर है जो आपका एक स्ट्रिप के फॉर्म में होता है। आप देखोगे एक शॉप वॉप पे तो लिटमस पेपर आपका सब ये रेड कलर का हो गया, ऐसे आपका रेड कलर का लिटमस पेपर होता है।
और ये दो कलर्स में आते हैं बेसिकली, रेड और ब्लू, ठीक है। अब अगर हम इस पे अगर ब्लू लिटमस पर हम, जैसे अगर इसी आपका ब्लू लिटमस में इस पे अगर हम थोड़ा सा भी एसिड डालें और अगर ये रेड कलर का हो गया, कलर चेंज हो गया, इस हिसाब से हम बताएंगे कि ये एसिड है या बेस है। अगर सपोज हम रेड पर ही कोई भी सब्सटेंस डाल रहे हैं और इसका कलर चेंज नहीं हुआ, तो फिर हम बताएंगे कि ये आपका एसिड है या बेस है। इसी हिसाब से ये काम करता है, ठीक है। तो ये आपका लिचिन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ये बेसिकली आपका देखो मैंने आपको जैसे बताया कि इट टर्न्स टू रेड ऑन द एडिशन ऑफ एसिडिक सोल्यूशन, ठीक है। अगर हम एसिडिक सोल्यूशन को पे डालेंगे तो ये रेड कलर देगा और अगर बेस सोल्यूशन पे डालेंगे तो ये आपका ब्लू कलर देता है। सेम अगर हम बात करते हैं चाइना रोज़ के बारे में, तो चाइना रोज़ जो होता है ये भी आपका एसिड और बेस को बताने के काम आता है। जो एसिड के साथ होता है वो आपका डार्क पिंक कलर देता है, लेकिन अगर हम बेस की बात करते हैं तो बेस के साथ ये ग्रीन कलर देता है, जो आपका चाइना रोज़ है। फिनोफ्थलीन की बात करते हैं तो फिनोफ्थलीन जो आपका है बेसिकली पिंक कलर देता है बेसिक सोल्यूशन के साथ, और एसिडिक सोल्यूशन के साथ ये कलरलेस रहता है। ये कुछ चीज़ें हैं ऐसे लिख कर दे दिया है मैंने, आपको याद रखना। जो लिटमस सोल्यूशन होता है बेसिकली इसका नेचर पर्पल कलर का होता है, एसिड में ये रेड कलर का हो जाएगा और आपका बेस में ये ब्लू कलर का हो जाएगा। टर्मरिक जो आपको पता है, हल्दी जो कहते हैं ना, हल्दी का दाग, अगर आपने कोई टी शर्ट पहनी हुई है, टी शर्ट पे अगर आपका हल्दी लग जाती है, सफ़ेद टी शर्ट पहनी हुई है और आपने कोई सब्जी खाई और वो सब्जी गिर गई, ठीक है, सब्जी में आप हल्दी डालते हो, उसके बाद से आप क्या करोगे, तुरंत भागते हुए जाओगे उस पर साबुन लगाओगे उसका दाग छोड़ने के लिए, तो आप देखते हो कि जो येलो कलर का जो दाग है सब्जी का वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा सर्फ होता है, साबुन होता है, वो हमारा बेस नेचर का होता है। और अगर हम बेस पे अगर टर्मरिक पर हम बेसिकली बेस लगाएंगे तो वो हमारा डीप रेड कलर का चेंज हो जाता है। तो डेली टू डेली एग्जांपल के साथ आप इसको समझोगे ना तो आपको बहुत आसानी होगी। आज आप घर पर जाना, किसी भी वाइट टी शर्ट या कहीं पे भी आपका सब्जी का दाग गिरा होगा, उसको आप ना उससे साफ़ करने की कोशिश करना, मतलब ब्रश से, तो पहले वो रेड कलर में चेंज होगा और उसके बाद ही वो बहुत साफ़ करने के बाद चला जाएगा। तो नेचुरल में आपका बीटरूट जूस हो गया, बेसिकली एसिड के साथ तो पर्पल कलर का होता है, बट येलो के साथ बेस के साथ वो येलो कलर शो करेगा। रेड कैबेज शो हो गया, ये आपका पिंक कलर शो करेगा और बेस के साथ ग्रीन कलर शो करेगा। जो चाइना रोज़ है वो भी आपका बेसिकली एसिड के साथ मजेंटा और बेस के साथ ग्रीन कलर शो करेगा। सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करते हैं, मिथाइल ऑरेंज जो है वो भी आपका एसिड के साथ रेड कलर देता है और बेस के साथ येलो कलर देता है। थाइमोल ब्लू है जो आपका एसिड के साथ रेड और बेस के साथ ब्लू कलर देता है। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डियर स्टूडेंट, सिंपली आपसे पूछ देगा मिथाइल ऑरेंज गिव्स येलो कलर with the reaction of what, with the reaction of acid, base, the reaction of base, with the reaction of salt, none of these। तो आपको पता होना चाहिए कि मिथाइल ऑरेंज जो है वो आपका बेस के साथ रिएक्ट करके येलो कलर देता है। अब हम कुछ एसिड और बेस की बात कर लेते हैं। लाइक जो एसिटिक एसिड है वो आपका विनेगर में मिलता है। फॉर्मिक एसिड जो मैंने बताया था, चींटियों के स्टिंग जो होता है, एंट स्टिंग होती है, उसमें आपका फॉर्मिक एसिड मिलता है। साइट्रिक एसिड जो है आपका साइट्रिक फ्रूट, लाइक ऑरेंज जो आपका लेमन होता है, इसमें आपका साइट्रिक फ्रूट मिलता है। लैक्टिक एसिड की बात करते हैं, कर्ड में आपका लैक्टिक एसिड होता है। ऑक्जेलिक एसिड की बात करते हैं तो जो पालक होती है, स्पैनिश होते हैं, उसमें आपका ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। एस्कॉर्बिक एसिड है जो आंवला या साइट्रस फ्रूट होते हैं, उसमें आपका एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है। टार्ट्रिक एसिड जो होता है ये ग्रेप्स में, कच्चा आम जो होता है वहाँ पे आपका टार्ट्रिक एसिड होता है। तो क्वेश्चन इसी तरीके का बेसिक जनरल साइंस है। ये जो कटिंग है बिल्कुल एनसीईआरटी से ली गई है। पेपर आपका जो भी बनता है सब एनसीईआरटी को बेस में रखकर बनता है। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आपके बेसिकली डाले जाते हैं। अगर हम बेस की बात करते हैं तो बेस में आपका आ जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो मैंने बताया था एज अ लाइम वाटर, मतलब बेसिकली लाइम वाटर में मिलता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है जो विंडो को क्लीन करने के लिए यूज़ होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली सोप में दिखता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, ये एंटासिड काम करता है। बेसिकली जहाँ पे एसिड होगा, अगर आप वहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड खा लोगे या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के कोई कंपाउंड खाओगे तो बेसिकली आप नलीफाई हो जाता है वहाँ पर एसिड का इफेक्ट। ऑल एसिड है वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एज कॉमन। जो एसिड होते हैं उसमें क्या कॉमन होता है, हाइड्रोजन। जैसे मैंने बताया था कि एसिड में हाइड्रोजन होगा और आपका बेस जो है उसमें हाइड्रोक्सिल आयन होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मैं लेती हूँ मेटल और नॉन मेटल का, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो आपके मेटल होते हैं, मेटल बेसिकली आपका जो है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं और कैटायन में
प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपका कोई भी मेटल है सपोज, ठीक है, तो मेटल जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखना। 3 मेटल जो हैं आपके, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड होते हैं, जो बेसिकली ये बहुत शाइनी होते हैं, लस्टर होते हैं। तो हम मेटल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे और फिर एक एक मेटल्स को लेकर उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन मोस्ट प्रॉब्ली यहीं से आपका बनता है। जो आपकी मेटल्स होते हैं आपके लस्ट्रियस होते हैं, सोनरस होते हैं, मतलब ये शाइन करते हैं आपके, ठीक है। मैलेबल का मतलब होता है बेसिकली जैसे आप गोल्ड को देखते हो, सिल्वर को देखते हो, तो आप इनको क्या होता है किसी भी फॉर्म में चेंज कर लेते हो। गोल्ड की इयररिंग्स होती है जो आप देखते हैं ना, गोल्ड की पतली परत होती है, मतलब सिल्वर को आप जैसे देखते हो कि खाने वाने का जो मिठाई होती है उसमें आप सिल्वर ऊपर ऊपर मतलब सिल्वर की परत होती है, सिल्वर जो आपकी फॉयल होती है। तो आप इसको, ये बहुत मैलेबल होती है, आप इसको किसी भी शेप में, किसी भी थिन से थिन आप इसको फॉयल बना सकते हो। उसके अलावा ये डक्टाइल भी होते हैं। डक्टाइल का मतलब होता है कि आप इसको किसी वायर में भी कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है। जैसे आप सिल्वर के बर्तन देखते हो, आप इसको किसी भी शेप में मोल्ड कर देते हो। तो ये आपके बेसिकली बहुत डक्टाइल होते हैं, शाइन करते हैं, आपके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। जैसे आप देखते हो कि सिल्वर जो होता है ये आपका, सिल्वर और कॉपर जो होता है, कॉपर के आपके वायर बनाए जाते हैं। सिल्वर एक्चुअली बहुत कॉस्टली होता है तो इसलिए सिल्वर के वायर हम नहीं बनाते, बट ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी की बेसिकली प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। तो देखो 2 वर्ड्स मैं यूज़ करूँगी, एक गुड कंडक्टर, एक बैड कंडक्टर, ठीक है। बैड कंडक्टर होंगे लाइक वुड, बैकेलाइट, की आपका इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में हेल्प नहीं करेंगे। गुड कंडक्टर जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में हेल्प करते हैं। जो आपका लेड होता है, ये याद रखना, जो लेड होता है ये मेटल होने के बावजूद भी आपका लीस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। सारे जो मेटल होते हैं वो आपके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं एक्सेप्ट लेड। लेड जो होगा वो आपका लीस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है। सोडियम पोटेशियम इज़ द ओनली मेटल जो आपके हार्ड नहीं है। नॉर्मली आपके जो बेसिकली जितने भी मेटल्स होते हैं वो आपके हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम। तो जो एक्सेप्शनल केस वाली चीज़ें हैं उनको ज़रूर याद रखना, क्वेश्चंस आपके वहीं से बनने की पॉसिबिलिटी होती है। जो आपके मेटल होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है। अब जो आपके मेटल होते हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये आपका ऑक्साइड देते हैं, ठीक है। और जो ऑक्साइड होता है ये आपका बेस प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। जब आपका मेटल जो है वो आपका वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बेसिकली आपका हाइड्रोजन आयन देता है, ठीक है। और जब मेटल आपका डाइलेटेड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो ये आपका सॉल्ट और हाइड्रोजन देगा। तो ये दोनों चारों रिएक्शन है जो आपको याद रखने। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा ऑक्साइड देगा जो आपकी बेस प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, ठीक है। और जब मेटल आपका बेसिकली किसी भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो जो ये हाइड्रोजन गैस देता है, तो ये हाइड्रोजन गैस जो है ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। इंपॉर्टेंट है, पॉप साउंड अकर ड्यूरिंग द रिलीजिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड देगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा। और ये जो हाइड्रोजन गैस है ये बेसिकली पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। जो आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, याद रखना, जो ये आपके एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। जिंक ऑक्साइड और आपका एल्यूमिना जो Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है ये आपका एसिड की प्रॉपर्टी को भी शो करते हैं और बेस की प्रॉपर्टी को भी शो करते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द सम प्रॉपर्टीज़ लाइक जो सबसे ज़्यादा अर्थ पर पाया जाता है वो आपका ऑक्सीजन होता है। द मेटलिक एलिमेंट टू बी फाउंड मोस्ट एविडेंटली ऑन द अर्थ, वो आपका एल्युमिनियम है। अगर हम मेटलिक एलिमेंट की बात करते हैं तो वो आपका एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। लाइटेस्ट एलिमेंट की बात करेंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा। हैवीएस्ट एलिमेंट की बात करेंगे तो ओस्मियम हो जाएगा। और लाइटेस्ट मेटलिक एलिमेंट, देखिए लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन है, लाइटेस्ट मेटलिक एलिमेंट की बात करेंगे तो वो लिथियम हो जाएगा। तो मेटलिक वर्ड लगेगा तो आंसर विल बी लिथियम। और नॉर्मली अगर हम बात करेंगे लाइटेस्ट एलिमेंट तो आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। द लाइटेस्ट नॉन मेटलिक एलिमेंट की बात करेंगे तो वो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, ये सारे पॉइंट मैंने एक साथ लिखे हैं क्योंकि कन्फ्यूज़न होती है, तो प्लीज़ इनको बहुत अच्छे से आप समझ के याद रख लेना।
लिक्विड मेटलिक एलिमेंट की बात करते हैं तो वो आपकी मरकरी हो जाती है। लिक्विड नॉन मेटलिक एलिमेंट आपका ब्रोमीन होता है। याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। द लिक्विड नॉन मेटलिक एलिमेंट है जो आपका ब्रोमीन है। द नॉन मेटल विच इज़ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो आपका ग्रेफाइट हो जाएगा, ठीक है। द मेटल विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो आपका सिल्वर होता है वो आपका बेस्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी के बेसिकली कंडक्शन में। बट सिल्वर इतना महंगा होता है कि हम उसको यूज़ नहीं कर पाते, इसीलिए हम कॉपर वायर को यूज़ करते हैं। जो सिल्वर के बाद सेकेंड जो आपका यूजफुल सब्सटेंस है फॉर द कंडक्टिविटी वो आपका कॉपर होता है। ये आपका जो देख रहे हो सोडियम पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक आयरन लेड कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये आपका रिएक्टिविटी को दिखा रहा है कि जो ये सोडियम और पोटेशियम होते हैं बेसिकली ये आपका बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, और जो गोल्ड और आपका सिल्वर होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। आप कभी नहीं देखोगे कि गोल्ड पर बेसिकली गोल्ड आपका अगर आपने उसको एटमॉस्फेयर में रख दिया है तो वो काला पड़ जा रहा है, उसमें कोरोजन हो जा रहा है या जंग लग जा रही है। गोल्ड की आप इयररिंग्स गोल्ड की एसेसरीज पहन के रखो तो सालों साल उसका ना उसकी शाइनिंग कम होती है, ना बेसिकली वो घिसता है, ना बेसिकली वो काला पड़ता है। तो वो आपका गोल्ड हो गया सिल्वर हो गया ये कम रिएक्टिव है। जो आपका सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है वो आपकी सोडियम और पोटेशियम है। सोडियम और पोटेशियम को आप ऐसे एटमॉस्फेयर में खुला नहीं रख सकते हो, हम इनको बेसिकली केरोसिन ऑयल में भर के रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। आयरन भी जो है आपका बेसिकली जो आयरन होता है लोहा होता है, ये अगर आपने इनको खुली जगह पे रख दिया तो ये एयर या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट होता है तो इसमें जंग लग जाती है। जो लोहे की कील देखते हो आप, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखना कि हाई रिएक्टिव की बात करेंगे तो सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम ये आपके हाईली रिएक्टिव होते हैं, और जो आपके गोल्ड और सिल्वर होते हैं वो आपके लेस रिएक्टिव होते हैं। द मेटल विच इज़ द सेकेंड बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉपर। फर्स्ट कौन सा है आपका? सिल्वर है। द मोस्ट मैलिएबल एलिमेंट टू बी फाउंड इन द नेचर इज़ गोल्ड। मैलिएबल मतलब आप उसको किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हो, यानी थिन वायर के फॉर्म में भी चेंज हो जाएगा, थिन पतला हो जाएगा बेसिकली, मतलब शीट के फॉर्म में पतला हो जाएगा सॉरी। जो मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटलिक एलिमेंट होता है वो आपका फ्लोरीन होता है। द मोस्ट रिएक्टिव मेटलिक एलिमेंट जो होता है आपका सीजियम होता है। द एलिमेंट विच हैविंग मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन द नेचर हीलियम। पॉइंट्स ये सारे बिल्कुल रट के जाना। जो आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेबल एलिमेंट होता है वो आपका क्लोरीन होता है। जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो आपका फ्लोरीन होता है। याद रखना डियर स्टूडेंट। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है जो आपका फ्लोरीन है। और जो मोस्ट गैशियस एलिमेंट है, मतलब जो आपके ग्रुप बने होते हैं, अगर आपको पीरियोडिक टेबल ध्यान हो तो जो आपका सबसे ज़्यादा गैशियस एलिमेंट वाला ग्रुप है वो आपका ज़ीरो ग्रुप है। जो आपके मोनो एटॉमिक एलिमेंट होते हैं बेसिकली वो आपके इनर्ट गैस होते हैं, आर्गन वगैरह जो होते हैं। द मोस्ट अबडेंटली फाउंड एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी, जो आपका ऑक्सीजन है जो आप इनहेल करते हैं वो आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा होता है। जो आपको केरोसिन ऑयल में रखते हैं कौन से एलिमेंट को? सोडियम को। सोडियम बहुत रिएक्टिव होता है, वो ऑक्सीजन या एटमॉस्फेयर से रिएक्ट कर जाता है, इसलिए हम उसको केरोसिन ऑयल में रखते हैं। अब हम सोडियम से बात करते हैं। सोडियम का मैंने यहाँ पे फिगर लगा दिया है, आप इसको देखना। ये सिल्वर कलर के होते हैं, वाइट सिल्वर टाइप से होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और लाइट होते हैं। इसको हम बेसिकली नाइफ से और बेसिकली कट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया सॉफ्ट है तो आप इसको नाइफ से भी इजीली कट कर सकते हो। हाईली रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है भाई, इन्हें बांध के रखना पड़ता है केरोसिन ऑयल में। सोडियम इज अ सॉल्युबल इन बेंजीन एंड एथर, और आपका जो मॉइस्ट एयर है उसमें सोडियम रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बना जाता है, इसलिए हम इसको केरोसिन ऑयल में रखते हैं। सोडियम के बेसिकली अलग अलग कंपाउंड देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, ये आपका पेट्रोलियम की प्योरीफाइंग में सोप बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम वॉशिंग सोडा या डाईहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। ये आपका वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए काम आता है। ये बेसिकली होता है वॉशिंग सोडा, वो आपका एल्कलाइन नेचर का होता है, इसीलिए हम इसको एज अ डिटर्जेंट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट है जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, और जो आपका एसिडिटी को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एक आपका बेकिंग सोडा, जो नाम ले रहे हैं वो बिल्कुल याद रखना। फायर एक्सटिंग्विशर जो आप रेड कलर का देखते हो ना, मॉल वगैरह में लगा होता है, बेसिकली इसमें
आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है और आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, HNO3, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड पाए जाते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप अच्छे से देख लेना कि जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर रेड कलर का होता है, कि इमरजेंसी में जब आग लग जाती है मॉल में, बिल्डिंग्स में, तो फायर एक्सटिंग्विशर रखे होते हैं रेड कलर के, तो उसमें कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, ठीक है। एक कंपाउंड तो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम क्लोराइड जो होता है बेसिकली इसमें आपका प्रिपेयर होता है, जो मैंने आपको बताया एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर और सोडियम क्लोराइड बनता है। तो कॉमन सॉल्ट प्रिपेयर्ड बाय द वेपोराइजेशन ऑफ सी वाटर में आपका बेसिकली 75% सोडियम क्लोराइड होता है। फिर आता है ग्लोबल सॉल्ट, जो आपका वाटर गैस और सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन से बनता है। सोडियम पर ऑक्साइड जो होता है ये एज आपका सिल्क की ब्लीचिंग में यूज़ होता है, वुलन गारमेंट में, शिप्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। सोडियम नाइट्रेट होता है, ये आपका बेसिकली चीले में या पेरू एज अ फर्टिलाइज़र और नाइट्रिक एसिड के प्रोडक्शन में यूज़ होता है। सोडियम जो आपका थायोसल्फेट होता है, इसको हम हाइपो भी कहते हैं और ये आपका फोटोग्राफी में यूज़ होता है। हाइपो इज़ द एंटी क्लोर विच रिमूव क्लोरीन फ्रॉम द ब्लीचिंग गारमेंट्स एंड हाइपो इज़ यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। हाइपो जो है आपका, जो हमारा सोडियम थायो, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि हाइपो इज़ कॉल्ड सोडियम थायोसल्फेट, याद रखना सोडियम थायोसल्फेट इज़ कॉल्ड हाइपो, जो आपका सिल्वर और गोल्ड के एक्सट्रैक्शन में यूज़ करते हैं। बोरेक्स जो होता है, जो आपका सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट होता है, ये आपका जो आपके बेसिकली लेदर होते हैं, लेदर के कलरेशन में और जो भी आपके पेपर होते हैं उसको ग्लेजिंग करने में यूज़ होता है। माइक्रोस्मिक सॉल्ट जो होता है, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट होता है। आपका कैल्जीन जो होता है, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट होता है, जो आपकी वाटर की हार्डनेस होता है उसको रिमूव करने का काम आता है। तो जो सोडियम होता है बेसिकली येलो कलर प्रोवाइड करता है जब हम इसको बेसिकली जलाते हैं, यूज्ड इन अ बंसन बर्नर फ्लेम। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो होता है ये भी आपका फ्री स्टेट में नहीं होता है, बिकॉज इट्स हाईली रिएक्टिव होता है। तो ये बेसिकली मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्म में होता है। मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम जो आपका क्लोराइड के फॉर्म में होता है। और जो आपकी बेसिकली जो भी आपके प्लांट्स होते हैं उसमें जो आपकी ग्रीन लीव्स होती हैं, जो भी आपकी प्लांट्स में जो भी आपकी लीव्स होती हैं, जो लीव्स होती हैं वो आपकी ग्रीन कलर की होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्लोरोफिल के कारण ही ये ग्रीन कलर की होती हैं, बट जो क्लोरोफिल में जो पाया जाता है वो आपका मैग्नीशियम एलिमेंट पाया जाता है। क्लोरोफिल विच प्रोवाइड्स ग्रीन कलर टू लीव्स ऑफ द प्लांट हैज़ अ मैग्नीशियम एलिमेंट। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो क्लोरोफिल की वजह से जो ग्रीन कलर आता है, बट जो क्लोरोफिल में पाया जाता है वो आपका मैग्नीशियम एलिमेंट होता है। जो मैग्नीशियम का सबसे इम्पॉर्टेंट ओर है वो आपका होता है कार्नेलाइट। कार्नेलाइट से बेसिकली हम मैग्नीशियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। कुछ कंपाउंड और कुछ आपके एलॉयज़ देख लेते हैं मैग्नीशियम के। तो बात करते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम 2% है, एल्युमिनियम 95% है और ये बेसिकली बहुत लाइट होता है और ये आपका एयरक्राफ्ट और कमर्शियल में यूज़ होता है, या जो कांटा देखते हैं धर्म कांटा बनाने में जो वेट बैलेंस करने के लिए गोल्ड के लिए यूज़ होता है, वहाँ पर ये यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है आपका ड्यूरालुमिन। ड्यूरालुमिन में जो मैक्सिमम कंटेंट पाया जाता है वो एल्युमिनियम और कॉपर का पाया जाता है और उसमें मैग्नीज जो होता है, मैग्नीशियम जो होता है वो आपका 0.5% होता है और मैग्नीज जो होता है वो भी आपका 0.5% है। तो एयरक्राफ्ट के जो इक्विपमेंट्स होते हैं हार्ड जो उनको बनाने में, वहाँ पे आपका ड्यूरालुमिन यूज़ होता है। उसके अलावा आता है इलेक्ट्रॉन जो होता है, वहाँ पर आपका जो मैग्नीशियम होता है 95% होता है, जिंक 4.5%, कॉपर 0.5%। तो ये बेसिकली ये भी आपके जो एयरक्राफ्ट के फ्रेम्स होते हैं उनको बनाने में और मोटर व्हीकल्स में यूज़ होता है। मैग्नीशियम जो सल्फेट है बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने में काम आता है, यानी H2SO4 की जो बनता है वो आपका मैग्नीशियम सल्फेट की हेल्प से बनता है और इसको हम एज अ एप्सम सॉल्ट भी यूज़ करते हैं। तो पूछा जा सकता है कि एप्सम सॉल्ट को बनाने के लिए क्या यूज़ होता है, तो आप बोलोगे मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है ये आपका प्रिंटिंग इंक जो होता है, जो आप देखते हो ना प्रिंटिंग पेपर
जो न्यूज़पेपर वगैरह देखते हो उस पर जो प्रिंटिंग होती है, जो प्रिंटिंग इंक होती है, उसमें आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट यूज़ होता है। मैग्नीशियम अल्वा जो आपका होता है ऐसा एंटी एसिड यूज़ करता होता है। सोरल सीमेंट जो होता है हाउस कंस्ट्रक्शन में और ब्रिज की कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। तो हमने सोडियम की बात कर ली, मैग्नीशियम की बात कर ली। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एल्युमिनियम। तो इसको भी फ्री स्टेट में मत रखते हैं हम लोग, ये भी बहुत रिएक्टिव होता है। अगर इसके कंपाउंड की बात करते हैं तो बॉक्साइट, फेलिसफर, मीका, तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसके कंपाउंड हैं। डायसल्फर, फेलिसफर, बॉक्साइट, ये आपके इंपॉर्टेंट ओर हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं ऑक्सीजन में प्रेजेंस की, तो सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन में प्रेजेंट होता है वो आपको ऑक्सीजन होता है, बट ऑक्सीजन इज़ अ नॉन मेटल। सिलिकॉन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन का नंबर आता है, बट सिलिकॉन इज़ अ सेमीकंडक्टर। उसके बाद अगर हम किसी भी मेटल की बात करते हैं जो आपका एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो वो आपका एल्यूमिनियम होता है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि विच मेटल इज़ अबंडेंट इन अर्थ, देन यू विल आंसर एल्यूमिनियम। विच एलिमेंट इज़ अबंडेंट in earth, then you will टिक ऑक्सीजन। तो इस तरीके से याद हो जाना चाहिए आपको। लेकिन देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आफ्टर ऑक्सीजन एंड सिलिका दिस इज द थर्ड एलिमेंट। अगर हम एलिमेंट की जगह मेटल बोल देते तो आप एल्युमिनियम को सबसे पहले टिक करते। ये चीज़ें याद रखना। जो इसका मेन ओर है वो आपका बॉक्साइट है, ठीक है, इसको हाइड्रेटेड एल्यूमिना भी कहते हैं। इसके कुछ कंपाउंड देख लेते हैं। एल्युमिनियम क्लोराइड जो है ये एज अ कैटलिस्ट काम करता है। जो रिएक्शन होती है ना आपकी A+B से आपका C+D बन रहा है, तो ये रिएक्शन स्लो है, तो रिएक्शन को फास्ट करने के लिए एज अ कैटलिस्ट काम करता है आपका एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिना जो होता है ये एज अ बॉक्साइट के फॉर्म में होता है और ये आपका आर्टिफिशियल जेम्स को बनाने में यूज़ होता है। पोटाश एलम जो है बेसिकली ये एंटीसेप्टिक का काम करता है, जर्मिसाइड का काम करता है आफ्टर शेविंग। तो आप जो कहते हैं ना फिटकरी लगा लेते हैं शेविंग वगैरह का काम, तो दैट इज़ पोटाश एलम। एल्युमिनियम कार्बाइड जो है ये आपका बेसिकली मैथनाइट भी कहते हैं और इसके थ्रू हम मेथिन गैस को फॉर्म करते हैं। एल्युमिनियम सल्फेट है, इसको हम हेयर सॉल्ट भी कहते हैं। ये भी प्रिंटिंग में और आपका बेसिकली क्लॉथ के कलर करने में यूज़ होता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये फायर प्रूफ होता है और ये वाटर प्रूफ क्लॉथ्स बनाने में यूज़ होता है। जो आप देखते हैं ना फायर फाइटर्स वगैरह जो कपड़े पहनते हैं या मतलब जो उस चीज़ों में आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होगा। ठीक है, क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। तो आंसर आपको पता है कि यहाँ पर आपका अबंडेंट मेटल की बात कर रहे हैं तो एल्युमिनियम को टिक करेंगे। अबंडेंट एलिमेंट की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। तो छोटी छोटी चीज़ें आप डिफरेंस में याद रख लेना। मोस्ट मैलेबल मेटल की बात करते हैं तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका गोल्ड। स्लाइड्स को मैं एक्चुअली प्लेलिस्ट में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी आगे बढ़ती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द कैल्शियम। तो कैल्शियम जो होता है ये भी आपका फ्री स्टेट में नहीं होता है, ये एज अ कार्बोनेट, सल्फेट या सिलिकेट के फॉर्म में होता है या फॉस्फेट के फॉर्म में होता है। ये आपकी बोन्स में, स्नेल्स में और बेसिकली जो मिल्क का बेस कंपोनेंट होता है वो आपका कैल्शियम होता है। कैल्शियम को तो जो अगर हम कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम फ्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड के मिक्सचर को हम जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू पास करते हैं तो हमारा कैल्शियम एक्सट्रैक्ट होता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि जो आपका अल्कोहलिक सोल्यूशन होता है उसमें से वाटर को रिमूव करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो आपका कैल्शियम को यूज़ करते हैं। और जो भी आपके बेसिकली मेटल होते हैं, मेटल के में जो आपकी इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं लाइक नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन की इम्प्योरिटीज़ पाई जाएंगी तो उसके एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस को हम बेसिकली कैल्शियम के थ्रू करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन द रिमूविंग वाटर विच इज़ प्रेजेंट इन द स्मॉल अमाउंट इन alcoholic solution. It is used in the removing element like nitrogen, sulfur, oxygen which are present in the small amount during the process of metal extraction. कंपाउंड की बात करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को हम बेसिकली क्विक लाइम कहते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ट लाइम कहते हैं। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है बेसिकली वो आपका एज अ क्विक लाइम, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रख लेना, और हाउस के कंस्ट्रक्शन वगैरह में यूज़ होता है। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया तो हम इसको स्लेक्ट लाइम कह रहे हैं और ये बेसिकली क्विक लाइम को वाटर के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैग्ड लाइम बन जाता है। तो स्लैग्ड लाइम बनाने के लिए हमारा क्विक लाइम इंपॉर्टेंट होता है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन में, कोल गैस की प्यूरिफिकेशन में, लेड के प्रोडक्शन में और वाइट वॉशिंग करने में आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर जो बेसिकली होता है वो आपका स्लैग्ड लाइम और क्लोरीन का रिएक्शन कराने में, यानी
जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और क्लोरीन का जब रिएक्शन कराएंगे तो आपका बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर बनता है। और ये जो ब्लीचिंग पाउडर है बेसिकली ये आपका एज अ गारमेंट और एज अ वाटर प्यूरिफायर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द जिप्सम, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जब जिप्सम है उसको हम 120 डिग्री पर हम हीट करेंगे तो आपका वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस में। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। लेकिन अब जब हम इसको हीट करते हैं 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो जो आपका कैल्शियम सल्फेट तो रहता है बट जो वो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो आपके हाफ हो जाते हैं। तो जो जिप्सम है वो बेसिकली POP प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में यूज़ होता है और आपका अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है। जबकि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये आपको सेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। ये आपका बैंडेज में जो सर्जिकल प्रोसेस होता है ना उसमें जो बैंडेज वगैरह में यूज़ होता है, स्टैचूज बनाने में यूज़ होता है, जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम जो होता है ये आपका बेसिकली जो एनिमल्स की बोन्स वगैरह होते हैं ना उसमें आपका पाया जाता है। ये एज अ गुड फर्टिलाइज़र यूज़ होता है और ये आपका वाटर और प्लांट में ईजिली सॉल्युबल होता है। कैल्शियम कार्बाइड होता है जो आपका क्विक लाइम को कोक के साथ हीट करेंगे। जो मैंने आपको क्विक लाइम और स्लैग लाइम बनाया था वो याद रखना। क्विक लाइम को आप जब कोक के साथ हीट करते हो तो आपको कैल्शियम कार्बाइड मिलता है और ये जो होता है वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिटिलीन बनाता है और ये बेसिकली फ्लेम में और लाइटनिंग के पर्पज़ में यूज़ होता है। नाइट्रोलिम की बात करते हैं तो कैल्शियम जो साइनामाइट होता है ये एज अ नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइज़र यूज़ होता है। हाइड्रोलिथ होता है जो ये हाइड्रोजन गैस की सप्लाई के लिए यूज़ होता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो बेसिकली जो नेचुरल फॉर्म में लाइमस्टोन फॉर्म में पाया जाता है और ये आपका टूथ पाउडर, टूथपेस्ट जो कहते हैं ना कि आपकी टूथपेस्ट में बेसिकली कैल्शियम है कि नहीं, इट इज़ द यूज्ड इन द टूथ पाउडर, टूथपेस्ट और वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है। कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है बेसिकली टूथपेस्ट बनाने में यूज़ होता है। मैग्नीशियम की बात किया है तो मैग्नीशियम में बात करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट की जो आपका ब्लूइश कलर में होता है, जो आपका बेसिकली रेड मेडिसिन भी कहलाता है और ये ब्लीचिंग पाउडर एजेंट में, वुडन सिल्क में और जो ऑयल वगैरह होते हैं जो उसमें यूज़ होता है, जर्मिसाइड और इंसेक्टिसाइड बनाने में यूज़ होता है आपका पोटेशियम परमैंगनेट। मैग्नीज ऑक्साइड की बात करते हैं तो ये ड्राई सेल में यूज़ होता है। जो टॉर्च और ट्रांजिस्टर होते हैं वहाँ पर आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड यूज़ होता है। आयरन वेरी इंपॉर्टेंट हमारा आ गया है। आयरन से याद रखना, आयरन की बेसिकली जो ओर हैं वो कौन कौन से ओर हैं आपके? रेड हेमेटाइट, ब्राउन हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये आपके बेसिकली आयरन के ओर हैं और आयरन आपका 4th पोजीशन पे पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, यानी एल्युमिनियम के बाद जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो आयरन पाया जाता है। ये आपका ग्रीन वेजिटेबल में जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है उसमें आपका आयरन मिलता है। आयरन के बहुत सारे टाइप हैं तो आयरन को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि आयरन में जितना कार्बन की प्रेजेंस होती है उस हिसाब से हम बताते हैं कि आयरन प्योर है कि नहीं प्योर है। अगर 2.5% कार्बन प्रेजेंट है तो ये आपका एक तरीके से इम्प्योर या आयरन होता है। ठीक है, कार्बन का कंटेंट हम कम करते जाएंगे, 2.5 से 1.5 करेंगे, 0.5 करेंगे तो आपकी प्योरिटी जो है वो आयरन की इम्प्रूव करती जाएगी। रॉट आयरन जो होता है वो सबसे ज़्यादा प्योर होता है। तो कास्ट आयरन की बात करते हैं तो इसमें 2.5% कार्बन पाया जाता है, इसलिए बहुत हार्ड और ब्रिटल होता है। ठीक है, और जो इसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो आपकी बेसिकली वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्योरिटी है, बट जो कार्बन की इम्प्योरिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है और ये आपका लो क्वालिटी का होता है। जो आपका बेसिकली कास्ट आयरन के थ्रू ही हम रॉट आयरन और स्टील और यूटेंसिल्स को बनाते हैं। क्लियर है? तो अभी हमने बात की कास्ट आयरन की, अब हम बात करेंगे आपकी बेसिकली जो कास्ट आयरन होते हैं उसमें जो कार्बन जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना 2.5% कार्बन है। जो कास्ट आयरन और पिग आयरन है इसमें 2.5% कार्बन प्रेजेंट है। तो कार्बन किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? पहला होता है ग्रेफाइट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और दूसरा आपका जो होता है सीमेंटाइट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जो फ्री कार्बन जो ग्रेफाइट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है वो आपका बेसिकली ग्रे कलर कास्ट आयरन होता है और ये आपका स्मॉल फ्लेक्स के फॉर्म में होता है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो फ्री कार्बन जो कार्बन है वो बेसिकली 2 फॉर्म में होगा, या तो ग्रेफाइट के फॉर्म में या सीमेंटाइट के फॉर्म में। जो फ्री कार्बन है वो आपका ग्रे कलर का होता है और इट एग्जिस्ट इन द कार्बन इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल फ्लेक्स। ठीक है, इट इज कंपैरेटिवली मोर सॉफ्टर एंड लेस ब्रिटल। ये सॉफ्ट ज़्यादा होता है और ब्रिटल कम होता है। जबकि हम सीमेंटाइट की बात करते हैं, सीमेंटाइट के फॉर्म में जो कार्बन प्रेजेंट होता है वो आपका वेरी हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। सीमेंटाइट होता है वो कास्ट आयरन को कि बेसिकली जल्दी यानी रैपिडली कूल करने के बाद, मेल्ट करने के बाद आपका बनता है। तो
इतने डीप में नहीं पूछा जाएगा इस एग्जाम के लिए, बट आपको ये पूछा जा सकता है कि जो कार्बन प्रेजेंट होता है वो किस फॉर्म में होगा, ग्रेफाइट के फॉर्म में और सीमेंटाइट के फॉर्म में, और 4 ऑप्शन और दे देगा। आप देखो मैंने आपको बताया था जो कास्ट आयरन है उसमें कार्बन का कंटेंट कितना था, 2.5%। अभी जो हम स्टील की बात करते हैं तो वहाँ पर कार्बन का परसेंटेज कितना होता है, 1.5 या उससे कम। तो जो आपकी जितना जितना अगर आपका कार्बन का कंटेंट कम होता जाएगा उतना ही उतना उसकी हार्डनेस कम होती जाएगी जो आपका आयरन होता है। तो स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन अमाउंट ऑफ कार्बन इज लेस देन कास्ट आयरन। इसकी जो स्टील के एलॉयज़ की बात कर लेते हैं तो प्लेन कार्बन एलॉय कार्बन के फॉर्म में होता है। इन ऑर्डिनरी स्टील ओनली आयरन एंड कार्बन आर मिक्सड बट क्रोमियम मैग्नीज निकल आर एडेड, इट इज़ कॉल्ड द एलॉय स्टील। वेरियस नेम बोलते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील होता है। स्टेनलेस स्टील में आप देखोगे शाइनिंग बहुत अच्छी होती है, क्रोम स्टील होता है, मैग्नीज स्टील होता है, टंगस्टन स्टील होता है। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है उसमें कार्बन का कंटेंट तो कार्बन का कंटेंट तो 1.5 है, बट स्टेनलेस जो स्टील होता है उसमें क्रोमियम भी 11% में होता है। जो प्लेन कार्बन होता है उसमें आयरन, कार्बन, थोड़ी इम्प्योरिटी और मैग्नीशियम होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कार्बन अवेलेबिलिटी अगेन इसको हम बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, लो कार्बन, मीडियम कार्बन और हाई कार्बन। ठीक है, जो आपके एलॉयज़ में बात करते हैं तो याद रखना कि अगर स्टेनलेस स्टील है तो उसमें क्रोमियम भी मिल जाएगा। स्टेनलेस स्टील की जो हम बात करते हैं उसमें आपका देखो 12% क्रोमियम होता है, उसके अलावा निकल और मैग्नीज भी होता है जो कोरोजन रेजिस्टेंट स्टील होता है। तो ये आपका हाईली कोरोजन रेजिस्टेंट होता है जो स्टेनलेस स्टील होता है, और ये आपका बेसिकली शाइनी मटेरियल काइंड ऑफ होता है। तो जो आपका हाई स्पीड स्टील होगा उसमें आपका टंगस्टन 18% होगा, क्रोमियम 4% होगा। तो ये कॉम्बिनेशन याद रखना। तो ये जो होता है आपके टूल्स की कटिंग के लिए यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग में। उसके हाई टेम्परेचर रेजिस्टिंग एलॉय जो होता है उसको हम सुपर एलॉय भी कहते हैं। जो सुपर एलॉय होता है बेसिकली वो निकल बेस्ड स्टील होता है और ये आपका बेसिकली हार्ड होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेटिक स्टील की। तो इसमें आयरन 60%, निकल 20%, कोबाल्ट 8% और एल्युमिनियम 20% होता है। नेक्स्ट आता है आपका क्रायोजेनिक स्टील, जिसमें आपका निकल बेस्ड स्टील यूज़ करते हैं, और ये आपका बेसिकली जो लिक्विफाइड गैस होते हैं उसको -157 डिग्री टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे रखकर ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो जैसे जैसे हम निकल की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करेंगे तो जो गैसिफाइड लिक्विड है उसको और कम टेम्परेचर पे हम ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़फुल हो पाएंगे। स्टील और कास्ट आयरन में डिफरेंस देख लेना। जैसे मैंने बताया था कार्बन यहाँ पे कंटेंट आपका ज़्यादा होता है, 1.5 से 4.5% है, जबकि स्टील में कार्बन का कंटेंट कम होगा। कार्बन आपका कंबाइंड फॉर्म में होता है और यहाँ पे एज अ ग्रेफाइट फॉर्म में होता है। कार्बन और उसके एलॉय प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे गुड स्ट्रेंथ होती है, हार्डनेस, डक्टिलिटी होती है। जैसे कार्बन का कंटेंट ज़्यादा होगा तो ये याद रखना कि हार्ड और ब्रिटिल होगा, और ये सीमेंटाइट और ल्यूब्रिलाइट के स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है, रॉट आयरन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन जो है वो हमारा रॉट आयरन होता है। बेसिकली इसमें जो कार्बन का कंटेंट होता है देखो बहुत कम है, 0.1 से 1.25% आपका जो आपका कार्बन होता है। और रॉट आयरन कैन नॉट बी हार्डन्ड बाई हीटिंग एंड क्विंचिंग एज इट डज नॉट हैव अ कार्बन प्रेजेंट, सो इट इज़ वेरी डक्टाइल, मैलेबल एंड हैज इट इज़ सुटेबल फॉर शीट एंड वायर ड्राइंग। याद रखना कार्बन का कंटेंट कम, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, उतना ही ये सॉफ्ट होगा और इतना ही हमेशा आपका मैलेबल होगा। कास्ट आयरन में कार्बन का कंटेंट 2.5% था तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन को आयरन को बोलेंगे रॉट आयरन। कंपाउंड आयरन की देख लेते हैं तो फेरस सल्फेट, फेरर क्लोराइड, फेरस सल्फाइड, मोर सॉल्ट होता है। जो फेरस सल्फेट होता है इसको हम ग्रीन विट्रोयल भी बोलते हैं, वाइट्रोयल। तो जो आपका ग्रीन वाइट्रोयल होता है ये आपका फॉर्मूला याद कर लेना, इसमें 7H2O है। फेरस सल्फेट 7H2 है। ग्रीन, ब्लू ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये आपका इंक में, डाइज में, मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। जो फेरिक क्लोराइड होता है एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट यूज़ होता है। फेरस सल्फाइड है, ये आपका फेक गोल्ड भी कहते हैं इसको। ये आपका बेसिकली हाइड्रोजन और सल्फाइड गैस के प्रिपरेशन में यूज़ होता है। मोर सॉल्ट जो होता है ये आपका ब्लू इंक जो लेदर के कलर करने के लिए यूज़ होता है, एज अ इंसेक्टिसाइड भी यूज़ होता है। एनीमिया जो है वो आपका आयरन की डेफिशिएंसी से होता है, और जो आपका साइड्रोसिस होता है, जो सिड्रोसिस बोलते हैं, वो आपका एक्सेसिव आयरन के इंटेक से होता है। सिड्रोसिस में इचिंग आपकी बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाती है।
नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, लेड, ठीक है, इनके बारे में जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। कॉपर जो है बेसिकली ये अपने मेटल और ओर्स के फॉर्म में पाया जाता है। कॉपर पायराइट, कॉपर क्यूपराइट, एजुराइट, ग्लांस, ये सब बेसिकली ओर हैं आपके कॉपर के। कॉपर में बेसिकली अगर हम देखेंगे तो कॉपर में अगर जिंक मिला देंगे तो हम इसको ब्रांज बोलेंगे, ब्रोंज। कॉपर में अगर हम बेसिकली टिन मिला देंगे तो हम इसको ब्रोंज बोलेंगे। इसको याद रखने का तरीका याद रखना कि देखो हम क्या कह रहे हैं, ब्रोंज में क्या आ रहा है, Z आ रहा है ना, बट यहाँ पर जिंक नहीं मिलाएंगे, इस पर हम आपका बेसिकली टिन मिलाएंगे, ठीक है, SN मिलाएंगे। और ब्रास में आप बेसिकली देखोगे तो ब्रास के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें Z नहीं आ रहा है तो उसमें जिंक रहेगा, तो अपोजिट के तरीके से याद रखोगे। जो ब्रास होता है ये आपका सॉफ्ट, डक्टाइल और मैलेबल होता है, जबकि जो ब्रोंज होता है ये आपका हार्ड एंड ब्रिटल होता है। ब्रास पीतल की, जो आप देखते हो ना भगवान की मूर्तियाँ जो होती हैं वो पीतल की होती है, तो वो आपका थोड़ा गोल्ड लाइक अपीयरेंस होता है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है, आपका ईजिली आप इसको कास्ट कर सकते हैं, लेस इसमें फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ कुछ याद रखना, बट क्वेश्चन जो बनेगा वो सिंपल यहाँ से बनेगा। मे बी मेंस एग्जाम में क्वेश्चंस इसके थोड़े डेप्थ से आ सके, बट जो प्रीलिम्स है वहाँ पे यही पूछेगा जो ब्रास है वो किस चीज़ का कॉम्पोजिशन है, जो आपका, तो आप बोलोगे कॉपर प्लस जिंक, ठीक है। ऑप्शन आ जाएंगे कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस क्रोमियम, तो आप टिक करके आओगे कॉपर प्लस जिंक, जिसमें जो आपका 5 to 45% होता है, और जो आपका ब्रोंज में जो आपका टिन होता है वो आपकी 5 to 25% होता है। कंपाउंड की बात कर लेते हैं तो क्यूप्रिक सल्फेट है जिसको हम ब्लू विट्रोल भी कहते हैं, इसमें आपका कॉपर सल्फेट, वहाँ पे मैंने आपके ग्रीन की बात की थी तो आयरन सल्फेट था, ये चीज़ें याद रखना। कॉपर सल्फेट जो होता है वैसा पॉइजन काम करता है, तो इसको हम जर्मिसाइड या इंसेक्टिसाइड में यूज़ करते हैं। कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो मिक्सचर है इसको हम बोड्रॉक्स मिक्सचर भी कहते हैं, जो एज अ फंगिसाइड यूज़ होता है। सो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट होता है जिसको हम बेसिकली एक्समिन करने के लिए यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो क्यूप्रस ऑक्साइड जो है बेसिकली ये आपका रूबी ग्लासेस की मेकिंग में यूज़ होता है, डाई करने के लिए यूज़ होता है। वाइट ब्रोंज जो है, जो आपका वाइट ब्रोंज होता है, जब आपकी कॉपर के साथ एक्सेस अमाउंट में टिन पाया जाता है तो उसको हम बेसिकली वाइट ब्रोंज कह देते हैं। फेलिंग सोल्यूशन जो होता है ये आपका इज अ इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंस एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की प्रेजेंस, जो फेलिंग सोल्यूशन होता है वो एल्डिहाइड की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द सिल्वर, तो सिल्वर्स के और हैं एजेंटाइट, हॉर्न सिल्वर, पायराइट, तो ये आपका बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये आपका बेसिकली बर्तनों को, कॉइन्स को बनाने के लिए यूज़ होता है। इसके कंपाउंड देख लेते हैं तो सिल्वर क्लोराइड है जो एज अ हॉर्न सिल्वर यूज़ होता है, फोटोक्रेमेटिक ग्लासेस को बनाने के लिए यूज़ होता है। सिल्वर ब्रोमाइड है, ये बेसिकली फोटोग्राफी में यूज़ होता है और ये आपका लाइट के लिए सेंसिटिव होता है। सिल्वर आयोडीन जो है इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, सिल्वर आयोडीन जो है, ठीक है, जो सिल्वर आयोडीन है ये एज अ आर्टिफिशियल रेन को प्रोड्यूस करने में यूज़ होता है। सिल्वर जो ब्रोमीन है वो फोटोग्राफी में यूज़ होता है, सेल्फी वेल्फी से आप याद रखना सिल्वर ब्रोमीन, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट होता है जो बेसिकली बाल को डाई करने में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने में यूज़ होता है, और इसको हम बेसिकली कलर्ड बॉटल के अंदर रखते हैं बिकॉज ये इजीली डिकम्पोज हो जाता है। तो सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर आयोडीन और ब्रोमाइड यूज़ कर ले, याद रखना। सिल्वर नाइट्रेट जो होता है बेसिकली जो आप वोटिंग करते हो ना तो आपके फिंगर में जो एक ब्लू कलर का जो लगता है वो आपका सिल्वर नाइट्रेट होता है। तो आप देखते हो कि जो एग वैग होता है उसको हम सिल्वर स्पून से खाने को मना करते हैं बिकॉज ये दोनों रिएक्ट करके आपका बेसिकली ब्लैक आपका कलर का सिल्वर सल्फाइड बना देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना। वी टॉक अबाउट द मरकरी। मरकरी का जो सबसे अच्छा ओर है वो आपका सिनाबार है, और ये आपका वाटर के साथ और अल्कली के साथ रिएक्ट नहीं करता है। जो मरकरी है आपका Hg वो बेस के साथ यानी अल्कली के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बट ये आपका मेटल के साथ रिएक्ट करके एमलगम बनाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ तो फिक्स क्वेश्चंस हैं जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका मरकरी जो है वो आपका रिएक्ट करके एमलगम बनाता है। इसके कंपाउंड देख लेते हैं। मैग्नीशियम जो आपके ड्रग्स के प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं, जो बेड पिल्स होती हैं उनके प्रोडक्शन में आपके मर्क्यूरस क्लोराइड यूज़ होते हैं। मर्क्यूरिक क्लोराइड जो होता है इसको हम कोरोसिव सप्लीमेंट भी कहते हैं। बेसिकली डेडली पॉइजन होता है, ये जर्मिसाइड में यूज़ होता है, और जो आपके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको वॉश करने के लिए यूज़ होता है। तो याद रखना जो मरकरी है मेटल
के साथ रिएक्ट करके एमेल्गम बनाता है। मेटल को हम बेसिकली आयरन पॉट के अंदर रखते, जो मरकरी मेटल है उसको हम आयरन पॉट के अंदर रखते हैं बिकॉज वो आयरन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। जैसा मैंने बताया कि जो मरकरी है आपका वो सारे मेटल के साथ रिएक्ट करेगा एक्सेप्ट आयरन, तो इसीलिए जो मरकरी होता है उसको हम आयरन पॉट के अंदर रखते हैं। का प्रेशर को मेज़र करने के लिए बैरोमीटर यूज़ होता है, तो उसकी रीडिंग में जो इमरजेंसी इमीडिएट आपका राइज और फॉल होता है जो आपकी क्लीन वेदर को बताता है वो आपका बेसिकली मरकरी होता है। और मेटल जो होता है, मेटल मरकरी होता है, उसको हम क्विक सिल्वर भी कहते हैं। जो ट्यूबलाइट मरकरी होता है बेसिकली उसमें आर्गन गैस फिल की गई होती है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड आपका पता है कि जो सोना होता है वो आपका बेसिकली ऑर्नामेंट्स बनाने में और आपका जो एसेसरीज़ होता है उसमें हम गोल्ड का यूज़ करते हैं। अगर हम गोल्ड की प्योरिटी की बात करते हैं तो इसको हम कैरेट में एक्सप्रेस करते हैं, और जो प्योर गोल्ड होता है वो आपका 24 कैरेट होता है। ठीक है, जो आपका प्योर गोल्ड होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। अगर हम 24 कैरेट गोल्ड की बात करते हैं तो वो गोल्ड आपका बहुत सॉफ्ट होता है, तो आप इससे एसेसरीज़, कान में पहनने के लिए इयररिंग्स जो हम गोल्ड में यूज़ करते हैं, बैंगल्स नहीं बना पाते हो, तो हम इसमें कुछ कॉपर को मिक्स करते हैं और डिफरेंट टाइप की जो और मटेरियल्स हैं हम उसको मिक्स करके इसको बेसिकली 22 या 23 कैरेट पर लेकर आते हैं। देखिए, जो अगर आपका प्योर गोल्ड बेसिकली जो प्योर गोल्ड की आपकी एसेसरीज़ बनती हैं वो तो आपकी 23-22 कैरेट में बन जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी एसेसरीज़ होती है जिसमें डायमंड को फिक्स करना होता है। अगर आप रिंग्स देखते हो तो रिंग्स के ऊपर कुछ डायमंड के नग लगे होते हैं, तो उस केस में जब हम गोल्ड यूज़ करते हैं तो वो हमारा 18 कैरेट गोल्ड होता है। तो जो प्योर गोल्ड होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, इसमें हम कुछ कॉपर और कुछ डिफरेंट मटीरियल्स को वेरी स्मॉल अमाउंट में हम ऐड करते हैं कि सो दैट हम उसमें डिज़ाइन को ऐड कर सकें। सो नॉर्मली गोल्ड ऑफ 22 कैरेट is assumed to be pure in which 1 or 2 part copper is intermixed। शायद मैंने प्लेलिस्ट में यहाँ पर ब्रिटल लिख दिया है, और जो आपके पास पीडीएफ गई होगी वो भी अगर आप ब्रिटल होगी तो प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिएगा। जो प्योर गोल्ड होता है वो आपका सॉफ्ट होता है। अगर हम इसके कंपाउंड देखते हैं तो एयोरिक क्लोराइड होता है जो आपके एंटीडोट, स्नेक जो आपकी काटती है ना, मतलब जो आप गाँव वगैरह में देखोगे तो जब लोग बना के रखते हैं औषधि जो होती है मतलब सांप के काटने से, तो वो आपका बेसिकली एयोरिक क्लोराइड होता है। रोज़ गोल्ड जो होता है उसको हम आर्टिफिशियल गोल्ड भी कहते हैं, जो आपका बेसिकली प्योर गोल्ड जैसा ही दिखता है बट ये आपका चीप ऑर्नामेंट होता है। ठीक है, और जो आपका आयरन पायराइट होता है उसको हम फूल्स गोल्ड भी कहते हैं। प्लेटिनम की बात करते हैं तो ये आपका जो मेटल मेंबर होता है सिल्वर गोल्ड, और जो आपका सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम होता है। अब आप देख रहे हो प्लेटिनम बैंड्स और प्लेटिनम रिंग्स बहुत चली है। सिल्वर गोल्ड तो शुरुआत से ही फेमस था भाई एज एसेसरीज में, बट प्लेटिनम बैंड आजकल आप देखते हो बहुत फैशन में है, तो ये भी आपका ऑर्नामेंट में जो आपका लेबोरेटरी इक्विपमेंट होता है वहाँ पर यूज़ होता है। जो आपका पेन की टिप होती है, जो बेसिकली कुछ पेन की टिप होती है वो भी आपकी प्लेटिनम से बनी होती है। जिंक की बात करते हैं तो जिंक ब्लैंड, जिंसाइट और कैलेमाइन ये आपके बेसिकली जिंक के मेन ओर हैं, और ये आपका हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन में गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन वेरी इंपॉर्टेंट है। आयरन को जब आप खुला रख देते हो लोहे को तो बेसिकली उसमें मॉइस्चर और ऑक्सीजन की वजह से उसमें जंग लगती है। देखो आप लोहे का झूला बाहर देख लो, लोहे की रॉड देख लो, तो आप वहाँ देखोगे हल्का सा भी बारिश वारिश हो जाती है तो लोहे में तुरंत एक येलो कलर की परत ऊपर से बन जाती है, जंग लगना जिसको कहते हैं, कोरोजन जो हो जाता है। तो कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए हम जिंक की एक पतली सी लेयर बेसिकली पेंट कर देंगे या जिंक की लेयर लगा देंगे, जिसको हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपकी जिंक। आपकी बॉडी में बात करते हैं तो जिंक ऑक्साइड आपकी बॉडी में होना चाहिए। जो आपकी आंसू होती है, सलाइवा होती है, इंसुलिन होती है, उसमें भी आपका जिंक पाया जाता है। ये जो आपकी आर्टिफिशियल टीथ बनती है, दांत जो होते हैं वो भी आपके जिंक के बनते हैं। बेसिकली जो सनस्क्रीन आप लगाते हो अपनी बॉडी में वो भी, उसमें भी आपके जिंक पाया जाता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें याद रखना। जिंक सल्फेट है जिसको हम वाइट विट्रॉल कहते हैं, मैंने आपको ग्रीन, ब्लू और वाइट बता दिया है। ठीक है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। जिंक ऑक्साइड जो होता है इसको हम बेसिकली फिलोसोफर्स वूल भी कहते हैं। ये फेस क्रीम में, आर्टिफिशियल टूथ बनाने में जो मैंने अभी आपको बताया है यूज़ होता है। और ये आपका बेसिकली जो इसको हम चाइनीज़ वाइट और जिंक वाइट भी कहते हैं, जो कि बिकॉज ये आपका वाइट कलर का होता है। लिथोपोन जो होता है ये बेसिकली वाइट पिगमेंट जो एज अ वाइट पेंट को प्रिपेयर करने में यूज़ होता है।
जिंक सल्फेट है, ये बेसिकली स्क्रीन बनाने के लिए यूज़ होता है। जिंक फॉस्फाइड है, ये आपका रेड पॉइजन, वेरी इंपॉर्टेंट। जिंक फॉस्फाइड जो है, जो आप चूहे मारने की दवा होती है उसको बनाने में यूज़ होता है। जिंक क्लोराइड आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो करते हैं हम बेसिकली, उसमें यूज़ होता है। और जो वुड होते हैं, जो फर्नीचर्स होते हैं, उनको दीमक से बचाने के लिए हम बेसिकली जिंक क्लोराइड को यूज़ करते हैं। जिंक कार्बोनेट का यूज़ हम स्किन डिसीज़ या मेडिसिन में करते हैं। लेड की बात करते हैं तो लेड जो है आपका बेसिकली उसकी मेनली ओर है आपके गैलेना, आपके एंजलसाइड जो होते हैं, उसके जो लेड का काम बेसिकली एलॉयज़ को बनाने का होता है। जो लेड होता है आपका, ये पुअर कंडक्टर होता था इलेक्ट्रिसिटी का, जो मैं आपको बता रही थी मेटल में। लेड ऑक्साइड जो होता है, इसको हम लिथार्ज भी कहते हैं, और ये आपका रबर इंडस्ट्री में फ्लिंट गैसेस को और बैटरीज के स्टोरेज में होता बनाने में होता है। देखिए स्टूडेंट, ये थोड़ा बोरिंग और ऑफ टॉपिक चल रहा है कि आपको हर एक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है, बट आप इसको रट कर मत याद करो, आप इसको समझ के याद करो। आप अपनी डेली लाइफ में आप जो भी देख रहे हो उसमें आप इसको समझ कर याद करो कि अच्छा यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या है। जब आप इस टॉपिक के बारे में सोचना शुरू करोगे ना, तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगने लगेगा। लाइक अगर आप घर के बाहर गए, कोई भी लोहा पड़ा दिख रहा है, तो आप इसमें बात करो, अच्छा इसमें जंग लग रही है, इसमें जिंक की क्लियर मार देते हैं। तो थोड़ा सा इस तरीके की बातें करना शुरू करोगे ना, तो आपके दिमाग में केमिस्ट्री चलती रहेगी और आपको ये सारी चीज़ें बहुत इजीली समझ में आएगी। किचन में जा रहे हो, ओ बेकिंग सोडा रखा हुआ है, बेकिंग पाउडर रखा हुआ है, इस केक बनाने के लिए यूज़ होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका फॉर्मूला है। एसिडिटी हो गई, ओ मैग्नीशिया मतलब है इसके लिए। अरे कपड़े पे टर्मरिक का दाग लग गया, तो ठीक है, ये आपका बेसिकली बेस हो गया अगर डिटर्जेंट के साथ यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप डेली लाइफ में देखोगे ना, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं लेड डाइऑक्साइड की, तो ये आपकी मैच इंडस्ट्री में, मतलब यानी माचिस जो होता है बेसिकली, तो उस मैच बॉक्स बनाने के लिए यूज़ होता है। KMNO4 की प्रिपरेशन में यूज़ होता है। ट्राईप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड जो होता है, इसको हम रेड लेड भी कहते हैं, रेड पेंट बनाने में यूज़ होता है। लेड एसीटेट जो है, ये कॉल्ड शुगर ऑफ द लेड कहते हैं या इनऑर्गेनिक शुगर कहते हैं। ये आपका क्लोराइड को एग्जामिन करने में, सल्फाइड और सल्फेट को, रेडिकल्स को जो बेसिकली होते हैं उनको प्रेजेंस को यूज़ करने के लिए यूज़ होता है। लेड एसीटेट पेपर यूज टू एग्जामिन द प्रेजेंस ऑफ आपका H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है, उसके प्रेजेंस को फील करने के लिए यूज़ होता है। लेड कार्बोनेट होता है, इसको हम वाइट लेड भी कहते हैं। ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन हाइड्रोजन क्लोराइड में ये सॉल्युबल होता है। और HNO3 हाइड्रोजन क्लोराइड और आपका जो HNO3 का मिक्सचर होता है, इसमें सॉल्युबल होता है, और ये आपका वाइट पिगमेंट बनाने में यूज़ होता है। लेड टेट्रा एथाइल जो होता है, ये आपका बेसिकली मोबाइल लिक्विड स्पेशल स्नेल्स सॉल्युबल होता है पेट्रोल में। और जो लेड टेट्रा एथाइल है, ये आपका एंटी नॉक एजेंट बनाने में यूज़ होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ याद रखना डियर स्टूडेंट, जो आपकी गाड़ी में पेट्रोल में जो आपकी पेट्रोल में जो एक सब्सटेंस पाया जाता है, उसको हम लेड टेट्राएथिल कहते हैं। ये आपका एंटी नॉक एजेंट बनाने में काम आता है। ये आपकी एंटी नॉक एजेंट होता है, जो इंजन की नॉकिंग होती है उसको रिड्यूस करने का काम करता है, और जो आपका फ्यूल है उसकी ऑक्टेन रेटिंग को इम्प्रूव करने का काम करता है। लेड टेट्राएथिल वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पेट्रोल के साथ मिक्स करके इसको डाला जाता है, ठीक है। और ये आपकी इंजन की जो नॉकिंग है उसको रिड्यूस करने में और फ्यूल ऑक्टेन की रेटिंग को इम्प्रूव करने में यूज़ होता है। लेड के अलॉयज़ जो है, आप देखते हो कि सोल्डर जो होता है, यानी सोल्डर में आपके क्या है 50% से 70% टिन होता है, ठीक है, और 50 से 30% आपका लेड होगा, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना। जो फ्यूज़ वायर है बेसिकली, जो आपकी इलेक्ट्रिक घर में यूज़ होती हैं, वो बेसिकली लेड और टीन की बनी होती हैं। जो ज्वार माइंस राजस्थान में होते हैं, वो आपकी लेड जिंक की माइनिंग है। लेड पाइप जो होती है, वो आपकी पानी पीने के लिए यूज़फुल नहीं होती है। लेड एलिमेंट होता है, वो बेसिकली आपका लास्ट एलिमेंट होता है। जो भी आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, वो आपके अनस्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट में आना चाहते हैं, अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहते हैं, तो बेसिकली उसमें लेड प्रोड्यूस होता है। लेड आपका जो होता है लास्ट का जो एक लास्ट एलिमेंट होता है, ये आपका एंड एलिमेंट होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये तीनों चीज़ें आप याद रख लेना। फेरस सल्फेट आपका ग्रीन विट्रॉल है, आपका कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रॉल है, जिंक सल्फेट आपका वाइट विट्रॉल है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द थोरियम, यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। थोरियम जो होता है आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट मेटल होता है, जो कि आपका सॉइल, रॉक और वाटर में पाया जाता है। बेसिकली ये यूरेनियम के डीके से आपका थोरियम बनता है। जो इसका मेन ओर होता है वो आपका मोनोजाइट होता है, और जो आपका थोरियम होता है वो न्यूक्लियर एनर्जी की प्रोडक्शन में, एक्सरे में और टंगस्टन फिलामेंट में यूज़ होता है।
उसके बाद हम बात करते हैं यूरेनियम की। तो यूरेनियम जो है इसको हम मेटल ऑफ होप भी कहते हैं, ठीक है। यूरेनियम कार्बाइड जो एज अ कैटलिस्ट यूज़ करता है अमोनिया के प्रोडक्शन में, न्यूक्लियर एनर्जी में, ठीक है। और आपका यूरेनियम एज अ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग भी यूज़ होता है। तो क्वेश्चन आपका डायरेक्ट इस तरीके से पूछा जा सकता है कि मेटल ऑफ होप इज विच ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड द मेटल ऑफ होप, देन यू विल आंसर यूरेनियम। इसके बाद हम बात करते हैं प्लूटोनियम की। तो प्लूटोनियम आपका हैवी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है। और एक न्यूक्लियर रिएक्टर में अबाउट 2010 प्लूटोनियम यूज़ होता है, जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो न्यूक्लियर फिजन हुआ था उसमें भी आपका प्लूटोनियम ही यूज़ हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ फैक्ट की जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइक जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो आपका टंगस्टन से बना होता है, और जो आपका बल्ब का अंदर का एरिया होता है उसको हम वैक्यूम कर देते हैं, इवैक्यूएटेड कर देते हैं, सो दैट कि जो आपका बेसिकली जो फिलामेंट है वो आपका बर्न ना करे, ठीक है, और ये लॉन्ग स्पैम तक चले। तो जब भी आप देखोगे, अब तो खैर हम बल्ब नहीं यूज़ करते हैं ऐसे वाले बल्ब जो आप ऑरेंज कलर से, जो येलो कलर की लाइट में जलते थे, तो बेसिकली इसके अंदर टंगस्टन भरा होता था और इसको हम वैक्यूम कर दिए होते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेडिलेट की, जो कि आपका जिरकोनियम का आपका ओर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं जिरकोनियम की, जो ये आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को बर्न करने से आपका जिरकोनियम बनता है। जिरकोनियम जो है उसके पास एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की कैरेक्टरिस्टिक होती है, इस वजह से हम इसको एटॉमिक रिएक्टर में यूज़ करते हैं। तो जिरकोनियम के बारे में एक आइडिया आपको लग जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जो आपका बेरिलियम जो मेटल होता है उसका जो मेन ओर होता है वो आपका बेरल होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, देखिएगा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो फ्रेंसियम होता है ये आपका लिक्विड मेटल का आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। जो फ्रेंसियम है इज अ रेडियो एक्टिव लिक्विड मेटल। तो जितने भी रेडियो एक्टिव मेटल हैं उनकी जो पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन है वो मैंने आपको इस प्रॉपर स्लाइड में, अभी आगे मैंने 3-4 स्लाइड में मैंने आपको बताया है। तो ये आप एज अ फैक्ट ही आपको याद करना है, इससे ज़्यादा पेपर में नहीं पूछा जाएगा आपको। बस ये जो आपका मेटल और नॉन मेटल है इससे आपको सिर्फ प्रॉपर्टी और इसकी फैक्ट, इसकी नेम ही 70-80% चांसेस है कि ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके इसी तरीके से आ जाएंगे। लाइक पूछ देगा कि कौन सा रेडियो एक्टिव मेटल है जो आपके लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, देन यू विल आंसर द फ्रेंसियम। नेक्स्ट बात करते हैं जो आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको हम बेराइटा वाटर भी कहते हैं। बेरियम जो सल्फेट होता है वो आपका एज अ बेरियम इंडिकेटिव कोड भी यूज़ होता है। लाइक जब आपका स्टमक का एक्सरे करते हैं तो जो बेरियम सल्फेट होता है वो आपका एज अ इंडिकेटिव कोड भी यूज़ होता है। जो आपका फायर होता है, फायर जो आप दिवाली में जो आप क्रैकल्स वगैरह जलाते हैं तो उसमें जो एक ग्रीन कलर जो बेसिकली निकल कर आता है वो आपका स्पेशली बेरियम की वजह से ही निकल आता है, ठीक है। इन अ फायर क्रैकिंग द अपीयरेंस ऑफ ग्रीन कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेरियम, ठीक है। और जो आपका रेड कलर आता है, जो आपके पटाखे फोड़ने पर जो आपके जो कलर्स देखते हैं कि आप जो दिवाली में या क्रैकल्स वगैरह जलाते हैं उसमें वाइट, येलो, ग्रीन इस टाइप के बहुत डिफरेंट कलर आते हैं। तो जो रेड ग्रीन कलर है वो बेरियम की वजह से है, और जो आपका रेड कलर है वो आपका स्ट्रेंसियम की वजह से है। जो लिथियम है वो आपका, ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो लिथियम है वो आपका लाइटेस्ट मेटेलिक एलिमेंट है, ठीक है, और ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट भी है। नेक्स्ट बात करते हैं जो आपका सिल्वर, गोल्ड और कॉपर होते हैं ये आपके फ्री स्टेट में पाए जाते हैं क्योंकि ये आपके लेस रिएक्टिव होते हैं। जैसे आपको पता है कि सोडियम इसको हम फ्री स्टेट में नहीं रख सकते हैं, इसको फ्री स्टेट में रखेंगे तो ये तुरंत ही रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। तो सोडियम को हम फ्री स्टेट में नहीं रख सकते हैं, लेकिन गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम इन सबको हम फ्री स्टेट में रख सकते हैं क्योंकि ये आपके लेस रिएक्टिव होते हैं। जो गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर हैं ये सब आपके नोबल मेटल कहलाते हैं, इसमें कोरोजन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ स्टेनस सल्फाइड जो होता है इसको हम मोजाइक गोल्ड भी कहते हैं, और ये आपका पेंट के फॉर्म में यूज़ होता है। टिन जो है आपका, ये आपका बेस्ट एलोट्रोपिक डेमोन्स्ट्रेटर है। जो हैवीएस्ट मेटल होता है वो आपका ओस्मियम होता है। ये आपको पिछली वाली स्लाइड में भी कुछ आपको ये पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे। जो आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है इसको हम बेरेटा वाटर भी कहते हैं। जो आपका गोल्ड और सिल्वर है ये आपकी मोस्ट मैलिएबल सब्सटेंस है, यानी आप देखते हो कि जो गोल्ड की ज्वेलरीज वगैरह बनाते हो तो आप इसको
आसानी से मेलेबल कर सकते हो, इसको आसानी से आप एक मतलब इसको शेप दे सकते हो। ये बहुत ब्रिटल, बहुत हार्ड नहीं होते हैं, आप इनको ईजिली आप मेलेबल कर सकते हो। जो आपकी मरकरी और आयरन होते हैं, इनका जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है वो आपका बहुत हाई होता है। मतलब जो मरकरी है और जो आयरन है, इससे आपका मतलब कंडक्टिविटी इसकी इतनी अच्छी नहीं होती है, आप इसमें करंट ईजिली फ्लो नहीं करा सकते हो। जैसे अगर आपको मैं बात करती थी कि कॉपर हो गया और आपका सिल्वर हो गया, इसमें क्या था कि आपकी ये गुड इलेक्ट्रिसिटी को सपोर्ट करते थे। बट जो आयरन है और जो मरकरी है, इसका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस अच्छा होता है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? अपोज करना, ठीक है, याद रखना। ये करंट को ईजिली पास नहीं होने देंगे। मरकरी एंड आयरन आर टू मेटल विच प्रोड्यूस ग्रेटर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस विथ कंपेयर टू अदर ऑन द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिल्वर और कॉपर जो है ये आपके बेस्ट मेटलिक कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं। तो सिल्वर और कॉपर आपके बेस्ट हैं, और इसमें भी सिल्वर ज़्यादा बेस्ट है, बट सिल्वर कॉस्टली है, इसलिए हम सिल्वर को यूज़ नहीं कर सकते हैं। और इसलिए हम जो घरों में जो आप देखते हो कि जो हम यूज़ करते हैं वो कॉपर के वायर यूज़ करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो आपका जो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर में होते हैं, यानी अल्कलाइन नेचर के होते हैं। जो मैंने आपको याद करो पीएच, आपको एसिड और बेस बताया था। तो जो आपकी मेटल के ऑक्साइड होंगे, ठीक है, वो बेस के होंगे। जैसे Na आपका एक मेटल है, एन मेटल का ऑक्साइड अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका मेटल के फॉर्म में मतलब बेस के फॉर्म में होगा। जो आप अनियन और गार्लिक से एक स्पेसिफिक टाइप की स्मेल देखते हो वो आपकी पोटेशियम की वजह से होती है। जो केमिकल नाम है आपका क्रोंटेटाइट का, वो होता है पोटेशियम यूरेनिल बैंडेट। और जो आपका कोबाल्ट होता है उसका जो आइसोटोप होता है वो आपका कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। C60 जो कोबाल्ट आप देखते हो उसके आइसोटोप्स हैं वो आपके कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। स्मेलेटाइट इज़ द वन ऑफ द ओर ऑफ द निकल। ये क्वेश्चन सारे मैंने जो यहाँ पे स्लाइड में डाले हैं ये कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आ चुके हैं, तो इन क्वेश्चंस के रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं डियर स्टूडेंट। आप वैसे थ्योरी देखने जाओगे तो बहुत लंबी पड़ जाएगी, बट अगर आपको एकदम शॉर्ट नोट्स चाहिए जिसको आप पढ़कर इस लास्ट 1 मंथ में इसको रिवाइज कर इसे रट कर आप अपने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, तो ये वो वीडियो है। निकल जो होता है वो एज अ कैटलिस्ट यूज होता है आपका हाइड्रोजिनस प्रोसेस ऑफ वेजिटेबल ऑयल। जो आप वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हो उसमें निकल का काम एज अ कैटलिस्ट का होता है। एफिल टावर जो होता है वो आपका जो उसका बेस है वो आपका स्टील और सीमेंट से बना हुआ है। द बेस ऑफ एफिल टावर विच इज़ ऑफ द वर्ल्ड फेम इज कंस्ट्रक्ट ऑफ द स्टील एंड सीमेंट। सिंबल ऑफ थुलियम इज टीएम, ये तो नहीं पूछा जाएगा। रेडियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पिच ब्लेंड, और रेडियम जो है वो आपका मैडम क्यूरी ने सर्च की थी इस पर। मेटल प्लेडियम जो होता है वो आपका एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। मेटल गैलियम जो होता है वो आपका लिक्विड स्टेट में होता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर में। मेटल सेलेनियम जो होता है वो आपका फोटो इलेक्ट्रिक की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। आयरन जो होता है वो आपका साइटोक्रोम की प्रेजेंस में साइटोक्रोम में आपका आयरन प्रेजेंट होता है। जियोलाइट जो है वो आपका जो सॉफ्टनिंग ड्रिंकिंग वाटर है। पोटेशियम कार्बोनेट जो होता है उसको हम पर्ल ऐश भी कहते हैं। नाइक्रोम इज एन एलॉय ऑफ निकल, क्रोमियम एंड आयरन, ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था। इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है वो आपका नाइक्रोम से बनता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। केमिकल नेम जो होता है क्रोमिक एसिड का उसको हम क्रोमिक ट्राईऑक्साइड कहते हैं। मेटल जो आपका ब्रिटानिया होता है वो आपका एलॉय होता है एंटीमनी, कॉपर और टिन का। करते हैं हम कार्बन से। तो कार्बन आपका फ्री स्टेट में भी होता है और कंपाउंड में भी होता है, ठीक है। जो फ्री स्टेट में होता है वो कौन कौन से होते हैं आपके? डायमंड, ग्रेफाइट एंड कोक। डायमंड और ग्रेफाइट को इसी तरीके से एलोट्रॉप्स भी कहते हैं। कंपाउंड फॉर्म में देखा जाए तो मेटलिक कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, तो ये आपके जो पाए जाते हैं फ्री और कंपाउंड दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं कार्बन, ठीक है। एलोट्रॉप्स की बात करते हैं तो मतलब डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट, बट इसमें फिजिकल स्टेट सेम रहता है। तो जैसे डायमंड हो गया, डायमंड की बात करें तो ये प्रीशियस जेम होता है बट ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है। और डायमंड की तो रिंग्स वगैरह आप जानते हैं कितनी कॉस्टली होती है। अगर हम इसके टाइप्स की बात करते हैं तो क्यूलिन, हॉप, कोहिनूर, पिट, ये आपके डिफरेंट कैरेट के आपके ये डायमंड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ तो जो डायमंड होता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। डायमंड से आपकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होती है।
और ये आपका पॉइजनस भी होता है और ये आपका ट्रांसपेरेंट टू एक्सरेज होता है। यानी अगर हमें डायमंड की प्योरिटी को चेक करना होगा तो हम उसको एक्सरे से पास करके देखेंगे। प्योर एंड आर्टिफिशियल डायमंड जो होते हैं आपके डिस्टिंग्विश किए जाते हैं आपके ट्रांसपेरेंट टू एक्सरे से, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपको डायमंड की प्योरिटी चेक करनी है, डायमंड मतलब प्योर और आर्टिफिशियल डायमंड के बीच में डिफरेंस जानना है, तो आप क्या करोगे, किस रेज से पास करोगे, एक्स रेज, गामा रेज, बीटा रेज? तो यू विल आंसर एक्स रेज। होपफुली आपको ये वीडियो क्लियर हो रहा होगा। थोड़ा सा स्पीड मेरी तेज़ रहेगी डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी है। आपको बस कॉन्सेप्ट आपको याद रखते हैं। इम्प्योरिटी की वजह से कोई डायमंड जो होते हैं, कुछ डायमंड वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं, जिनको हम बोट कहते हैं, ठीक है। याद रखना, नाम याद रखना। और जो आपका डायमंड होता है उसमें आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको मैंने पिछली बार फिजिक्स में पढ़ाया था कि इंसिडेंट जो लाइट होती है उसी उसमें रिफ्लेक्ट कर जाती है और इस तरीके से रिफ्लेक्ट करती है। तो रिफ्लेक्शन की वजह से इसमें जो ब्राइटनेस कैरेक्टरिस्टिक अपीयर्स होती है। आप देखते हो डायमंड की शाइनिंग बहुत अच्छी होती है, तो उसका क्या रीज़न है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका जो यूज़ होता है बेसिकली जेम्स और ऑर्नामेंट्स को बनाने में यूज़ होता है, रॉक ड्रिलिंग मशीन के लिए यूज़ होता है क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है। ग्लास कटिंग डिवाइस में यूज़ करते हैं, ठीक है, जैम कटर में यूज़ करते हैं। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जो ब्लैक डायमंड होता है उसको, जिसको हम बोट भी कहते हैं, उसको हम बेसिकली कार्बोनेडो के नाम से भी जानते हैं। जो स्ट्रक्चर होता है कार्बन का वो हमेशा टेट्राहेड्रल होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, टेट्राहेड्रल फॉर्म में जो कार्बन का स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद मैं बात करती हूँ ग्रेफाइट की, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आपका कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल होता है। अभी मैंने जो बताया था कि जो आपका डायमंड है उसका स्ट्रक्चर जो है वो आपका टेट्राहेड्रल है, जबकि जो ये आपका ग्रेफाइट है इसका जो स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल है, ठीक है। और इसी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इंटायर क्रिस्टल जो लैटिस होता है, आपका मटेरियल साइंस का टॉपिक है, बस आप इतना जान लो कि इसी हेक्सागोनल लैटिस लेयर की वजह से ही जो इसकी कंडक्टिविटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जबकि जो डायमंड था वो बैड कंडक्टर था, बट जो ग्रेफाइट है वो आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। उसके बाद से बात कर लेते हैं कि जो ऑन मार्किंग ऑन द पेपर इट अपीयर्स ब्लैक। जब हम पेपर पे मार्क करते हैं तो ये आपका ब्लैक कलर का दिखता है, इसीलिए हम इसको ब्लैक लेड भी कहते हैं। और जो हम पेंसिल की बात करते हैं, पेंसिल में भी जो आगे की पार्ट पर जो आप देखते हो वो आपका बेसिकली मतलब ग्रेफाइट ही होता है। सो पाउडर ऑफ द ग्रेफाइट इज यूज्ड इन द ड्राई लुब्रिकेंट, यूज्ड एज अ ड्राई लुब्रिकेंट टू प्रिवेंट रस्टिंग। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो आयरन होता है, आयरन को अगर आप लोहे को खुला रख देते हो तो उसमें जंग लग जाता है। तो उस जंग या कोरोजन को हटाने के लिए, रस्टिंग को हटाने के लिए हम गैल्वेनाइजेशन करते थे, जिसमें हम जिंक का एक लेयर लगाते थे। उसी तरीके से अगर ड्राई लुब्रिकेंट की हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे ग्रेफाइट को यूज़ कर सकते हैं, पाउडर जो ग्रेफाइट का है उसको यूज़ कर सकते हैं रस्टिंग के लिए। उसके अलावा जो मैंने आपको बताया, जो पेंसिल होती है आपकी, उसकी जो टिप पॉइंट होता है जो ब्लैक कलर का होता है वो आपका ग्रेफाइट का होता है। ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया है। फिर मैं बात करती हूँ चारकोल की। तो चारकोल आपका कार्बन का इम्प्योर फॉर्म है। चारकोल आपके बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, वुड चारकोल, बोन चारकोल, शुगर चारकोल एंड ब्लड चारकोल, ठीक है। अगर मैं एक्टिव चारकोल की बात करें तो वो वुड चारकोल को एक क्लोज्ड वेसल में रखते हैं जहां एयर पास नहीं होती है, एब्सेंस ऑफ द एयर होती है, तो हमारा एक्टिव चारकोल बेसिकली बनता है। जो बोन चारकोल होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है एब्जॉर्ब करने की वो बहुत अच्छी होती है, इसी वजह से उसको शुगर इंडस्ट्री वगैरह में एज अ रिकलरिंग एजेंट यूज़ करते हैं। तो एक्टिव चारकोल, बोन चारकोल, वुड चारकोल, आप इन सबकी प्रॉपर्टीज़ देखते रहेंगे, ठीक है। Activated wood charcoal is used in the making gas mask which are used in a mines and factory, ठीक है। तो कोल की बात कर लेते हैं। तो कोल क्या होता है कि जब आप वेजिटेबल सब्सटेंस को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं कोल में, जब एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू जब वेजिटेबल सब्सटेंस को हम कोल में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसको हम कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। बेसिकली 4 टाइप्स के कोल होते हैं आपके, पीट कोल, लिग्नाइट कोल, बिटुमिनस कोल और आपका एंथ्रेसाइट कोल। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका बिटुमिनस कोल है, इसको आप PLBA के फॉर्म में याद कर सकते हो। बिटुमिनस है क्योंकि बिटुमिनस आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है।
कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। बिटुमिनस आपका बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए हम इसको डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। अमंग ऑल द एक्सट्रैक्टेड कोल और ओवर द वर्ल्ड 80% आपका बिटुमिनस, ठीक है। तो बिटुमिनस आपका सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। और अगर हम इसको कहाँ पाया जाता है बात करें, अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करते हैं तो 90% जो कोल है वो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है और जो 10% कोल है वो आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। अगर हम इसकी यूज़ की बात करें तो हमको इसको एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। इन द प्रोडक्शन ऑफ गैसियस फ्यूल यूज़ कर सकते हैं और या इन द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक पेट्रोल यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कोक की। तो जो कोक है आपका वो बेसिकली कोल से मिलता है। कोल को जब हम हीट करेंगे स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर तो हमें बेसिकली कोक मिल जाएगा, ठीक है। और जो आपका कोक होता है इसमें आपका 80 से 85% कार्बन होता है और इसको हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, एज अ इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड को बनाने में हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं C12, C13, C14, जिसमें से जो हमारा C14 होता है वो आपका एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसको हम रेडियो आइसोटोप भी कहते हैं। इसके अलावा C15, C16 जो है वो भी आपके रिसेंटली आपके डिस्कवर्ड हुए हैं और जो कि आपकी सेम रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी रखते हैं जो C14 की प्रॉपर्टी है। जो आपका C12 है ये बेसिकली एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ एटॉमिक वेट है। जो कार्बन आइसोटोप C12 है हैज़ एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ एटॉमिक वेट। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो आपका CO होता है। ये आपका बेसिकली एक ब्लू फ्लेम देता है। जब आपका मोटरसाइकिल वगैरह जब स्मोक करते हैं तो ये आपका एक ब्लू फ्लेम देता है और ये आपका सबसे मेन पॉल्यूटेंट होता है। याद रखिएगा, मेन पॉल्यूशन जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ना अभी थोड़ा सा आगे पढ़कर तो आगे कवर करूंगी मैं पॉल्यूशन के बारे में। तो जो आपका मेन कंटेंट होता है पॉल्यूशन का वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। It burns with the blue flame and produced as a smoke of motor vehicle which is one of the main pollutant। जो आपका स्मोक ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड है वो आपका कैंसरियस होता है और जब ये गैस आपकी हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होती है ह्यूमन ब्लड में तो ये आपका एक रेड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस देती है जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और इसी की वजह से जो आपके ब्लड में ऑक्सीजन फ्लो करती है वो आपकी डिमिनिश कर जाती है। मतलब ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, याद रखिएगा। एंड ड्यू टू दिस सर्कुलेशन ऑफ द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन ऑफ द ब्लड इज डिमिनिश्ड। कार्बन मोनोऑक्साइड है जो कि आपकी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो आपका बेसिकली फॉस्जीन बनाती है जो आपका कार्बोनिल क्लोराइड है जो आपका एक पॉइजनस गैस है। याद रखिएगा इस चीज़ को। इसके यूज़ की बात करते हैं तो फॉस्जीन बनाने में यूज़ होता है, मिथाइल अल्कोहल के बनाने में यूज़ होता है, प्योर मेटल निकल और आपके जो प्रोड्यूसर गैस हैं उनकी प्रोडक्शन में यूज़ होता है। जो अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ये आपका एटमॉस्फेयर में 0.03% होता है और ये आपका जब आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को सांस लेते हैं, जब आप रिलीज़ करते हैं तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। सो इट रिलीज्ड इन रेस्पिरेशन और ये आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भी यूज़ होता है। आपका ये बेसिकली फर्मेंटेशन के प्रोसेस में भी रिलीज़ होता है। और जो आपका सोडा वाटर है, मतलब सोडा वाटर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो आपका एक हाई प्रेशर पे फील्ड होता है। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि जो आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2018 में आया था कि जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है बेसिकली उसमें भी हमारा क्या नाम है कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है। जो आपका एक्वस सोल्यूशन होता है सोडियम कार्बोनेट का और वो आपका H2SO4 के साथ मिक्स होकर कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। जो सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हम एज अ रेफ्रिजरेटर में भी यूज़ करते हैं। जो रात के टाइम पर जो फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाता है, बिकॉज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए बायो में पढ़ाऊंगी अभी सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो जो नाइट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टॉप हो जाता है तो जो आपके प्लांट है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। यूजेस देख लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ सोडा वाटर, वाइट लेड, जो आपका वाइट लेड बनता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्ड स्टील में आपका बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है। इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि जो वाटर गैस होती है वो आपका जो मिक्सचर होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का।
जो वाटर गैस है वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर है, जबकि जो आपका प्रोडक्ट गैस है वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिक्सचर है। जो बुलेट प्रूफ जो बनाते हैं हम, जैसे जो बुलेट प्रूफ वो आर्मी के लोग आप देखते हो बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह बनाते हैं, वो आपका पॉलीकार्बोनेट से बनाते हैं। सिलिकॉन की तो मतलब एयर में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो सेकंड नंबर का एलिमेंट आपका सिलिकॉन है। फर्स्ट का आपका ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, ठीक है। ये इस तरीके से आपका चलता जाता है, मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में बताया है। तो इट्स अकर इन द फॉर्म ऑफ सैंड एंड स्टोन, सैंड के फॉर्म में भी होता है और आपका स्टोन के फॉर्म में भी होता है, क्वार्ट्ज के फॉर्म में। तो जो आपका अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं तो सेकंड सबसे अबडेंटली यानी सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला, नियरली 26% पाया जाने वाला जो आपका नॉन मेटल है वो सिलिकॉन है। सिलिकॉन को हम बेसिकली यूज़ करते हैं सुपर कंडक्टर के लिए, कंप्यूटर की चिप्स को बनाने के लिए बहुत यूज़फुल है सिलिकॉन, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जो सिलिकॉन कार्बाइड होता है वो आपका आर्टिफिशियल डायमंड बनाने में यूज़ होता है, जो अभी मैंने पढ़ा था ना। तो इस आर्टिफिशियल डायमंड को हम क्या कहते हैं, कार्बोरेंडम, ठीक है, कार्बोरेंडम कहते हैं। सिलिका, जो सिलिका है आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, इसको हम सिलिका भी कहते हैं। ये बेसिकली इसको हम सैंड कहते हैं, जो आपका बेसिकली सॉलिड स्टेट की नेचर में होता है और आपका ग्लासेस बनाने में, सीमेंट बनाने में यूज़ होता है सिलिका का। जो क्वार्ट्ज होता है वो आपका बेसिकली क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, जबकि जो सिलिका होता है बेसिकली वो आपका सैंड फॉर्म में होता है। याद रखना आप उस चीज़ को। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। N2 जो आपका ये मेन कंपोनेंट है एटमॉस्फेरिक एयर का, ठीक है। तो आपका जो एयर में सबसे जो मेन कंपोनेंट है वो आपका नाइट्रोजन है। ये बेसिकली अमोनियम कंपाउंड या नाइट्रेट की फॉर्म में होता है। जो यूरिया है, यूरिया का मेन कंपोनेंट आपका नाइट्रोजन होता है। जो प्लांट्स और ट्री जो इनटेक करते हैं नाइट्रोजन को, वो नाइट्रेट्स के फॉर्म में इनटेक करते हैं। ये मैं आपको बायो में कवर करूँगी। जो सॉइल से, मिट्टी से जो नाइट्रोजन वो इनटेक करते हैं प्लांट्स, वो आपका नाइट्रेट के फॉर्म में होता है, ठीक है। जो क्रिएचर्स जो नाइट्रोजन लेते हैं वो बेसिकली आपका प्रोटीन के फॉर्म में होता है। जो आपका लेबोरेटरी वगैरह में नाइट्रोजन बनता है वो बेसिकली आपका अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट को 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तब बनता है। इन प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया एंड अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर नाइट्रोजन इज़ यूज्ड। तो जो आपका अमोनिया और जो अमोनियम सल्फेट है इनकी प्रोडक्शन में बेसिकली नाइट्रोजन यूज़ होता है। नाइट्रोजन इज यूज्ड एज अ इलेक्ट्रिक बल्ब एंड अ थर्मोमीटर इन द मेजरिंग हाई टेम्परेचर। तो आप इसकी स्पेसिफिकेशंस याद रखिएगा, ये बेसिकली याद करने वाली चीज़ें हैं। नाइट्रोजन का यूज़ जो होता है आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी में भी होता है। जो काउस होती हैं उनकी आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी को कराने में नाइट्रोजन का बहुत यूज़ है, फॉर विच स्पर्म बल्ब इज़ केप्ट इन इट। फैक्ट बात करते हैं तो जो कैल्शियम साइनाइड है उसको हम नाइट्रोलियम के नाम से भी जानते हैं, जो बेसिकली की केमिकल फर्टिलाइजर होता है। कैल्शियम साइनाइड इज नाइट्रोलियम, जो बेसिकली आपका एक केमिकल फर्टिलाइज़र है। देखो यहाँ पर मैंने जो बनाए हैं ना ये स्लाइड्स बिल्कुल की पॉइंट्स हैं। अगर आप पुराने पेपर उठाकर देखोगे ना, मतलब जो ये आपके पैटर्न होते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही आते हैं, इससे बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। ये पर्टिकुलर स्लाइड थोड़ी लंबी होने वाली है, मतलब ये पर्टिकुलर वीडियो, बट इससे बाहर का, इस पर्टिकुलर वीडियो से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आराम से फंस जाएंगे। अभी 2018 के मैं लास्ट में डिस्कस करूँगी, तब आपको इस पर्टिकुलर वीडियो की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। तो जो नाइट्रोजन गैस है वो डायरेक्टली रिएक्ट करती है मेटल मैग्नीशियम से और मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाती है। जो यूरिन में आप बैड स्मेल जो आप फील करते हो बेसिकली अमोनियम सॉल्ट के अमोनिया में डिकम्पोजिशन की वजह से करते हो। आप देखते हो ना कि वो मतलब वॉशरूम वगैरह में जाते हो या जो ट्रेन का टॉयलेट होता है उसमें बिल्कुल स्मेल ज़्यादा बहुत तेज़ आती है, वो बेसिकली जो अमोनिया की स्मेल होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो अमोनिया जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बेसिकली हाई प्रेशर पे जब हम अमोनिया को हीट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो आपका यूरिया बनता है। जो लिक्विड अमोनिया होता है उसको हम एज अ फ्रीजिंग आइस भी यूज़ करते हैं इन द रेफ्रिजरेटर। और अमोनिया इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनियम सॉल्ट एंड यूरिया एंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक सॉल्ट। अमोनिया NH3 की बात कर रहे हैं हम। अमोनियम क्लोराइड जो होता है इसको हम सल्मोनाइक भी कहते हैं, बेसिकली ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग में और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़ होता है। ये कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। नेचर ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एंड नाइट्रिक
ऑक्साइड केप्ट इनसाइड अ सोल्यूशन ऑफ नाइट्रस एसिड इज यूज इन अ फ्लैश फोटोग्राफी। ठीक है, फ्लैश फोटोग्राफी की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड है जिसको हम नाइट्रस एसिड के सोल्यूशन में रखते हैं तो आपका फ्लैश फोटोग्राफी में यूज़ होता है। सोडियम नाइट्रेट है जिसको हम चिल सॉल्ट पीटर भी कहते हैं, चिली सॉल्ट पीटर। जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको हम नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर भी कहते हैं, और जो पोटेशियम नाइट्रेट है इसको हम सॉल्ट पीटर कहते हैं। तो ये बेसिकली इनके नाम याद रख लीजिएगा। अमोनियम कार्बोनेट है जो इसको हम स्मेल्टिंग सॉल्ट भी कहते हैं। जो हाइड्रोजीन इज टुडे यूज्ड एज अ फ्यूल ऑफ द रॉकेट एंड एयरक्राफ्ट। जो हाइड्रोजीन है उसको हम एज अ फ्यूल, रॉकेट का फ्यूल और एयरक्राफ्ट का फ्यूल यूज़ करते हैं। जो हमारा पिंक सॉल्ट होता है वो बेसिकली अमोनियम क्लोराइड और आपका क्रोनोसेंटिक एसिड से, मतलब इन दोनों के उससे मिलकर बना होता है। नाइट्रस ऑक्साइड है जिसको हम लाफिंग गैस भी कहते हैं, और जो नाइट्रस ऑक्साइड है बेसिकली ये एनेस्थीसिया में यूज़ किया जाता है, सर्जिकल एनेस्थीसिया वगैरह में जो आप देखते हैं डिलीवरी के टाइम पे, या बेसिकली जो टूथ में अगर आप क्या आरसीटी कराने जाते हैं तो आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि वो जो पर्टिकुलर एरिया है आपका जहाँ पर बेसिकली ऑपरेशन करना है वो आपका नम हो जाता है। नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं तो ये एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है, बहुत सारे मेटल्स में प्योरिफिकेशन में यूज़ होता है। जब गोल्ड और सिल्वर की हम प्योरिफिकेशन कराते हैं तो नाइट्रिक एसिड को यूज़ करते हैं। एक्सप्लोजन में यूज़ होता है, एक्सप्लोजिव को बनाने के लिए, लाइक डायनामाइट वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है एज अ ट्राईनाइट्रोफेनॉल, ट्राईनाइट्रोबेंजीन। एक्वारीजिया जो मैं पहले भी नाम ले चुकी हूँ, बेसिकली ये आपका 1 पार्ट ऑफ HNO3 एंड 3 पार्ट ऑफ HCl होता है जो आपका इससे एक्वारीजिया बनता है। जो एक्वारिया होता है ये बेसिकली जो नोबल मेटल होते हैं उनको मतलब ईजिली डिसॉल्व हो जाता है। जो आपके नोबल मेटल होते हैं वो आपके एक्वारीजिया में इजिली डिसॉल्व हो जाते हैं। नाइट्रस एसिड की बात करते हैं तो जो सॉल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड होता है उसको हम नाइट्राइट्स कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फॉस्फोरस की। तो जो फॉस्फोरस होता है आपका बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होता है, इसलिए हम इसको फ्री स्टेट में नहीं रख सकते हैं, आग पकड़ लेती है। जैसे हम मेटल में सोडियम को फ्री स्टेट में नहीं रख सकते थे, सेम उसी तरीके से नॉन मेटल की बात करते हैं तो हम फॉस्फोरस को फ्री स्टेट में नहीं रख सकते हैं, ये बहुत जल्दी आपका आग पकड़ लेता है, आग कैच हो जाती है। ये जो आपका एनिमल बोन्स होते हैं उसमें 58% जो होता है वो आपका कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ठीक है, और ये आप इसकी बेसिकली सारे और हैं, फॉस्फोराइड, क्लोरोफोराइड, ट्रेडोना, फॉस्फेट, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और है वो आपका फॉस्फोराइड होता है। तो जितने भी फॉस्फोरस एक्सट्रैक्ट करते हैं वो फॉस्फोराइड से करते हैं। आपका नेक्स्ट बात करते हैं वाइट और येलो फॉस्फोरस के बारे में। तो जो आपका वाइट फॉस्फोरस है जिसको हम येलो फॉस्फोरस भी कहते हैं, ये जो आपका वाइट फॉस्फोरस होता है ये आपका पॉइजनस होता है और ये आपका बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अगर हम फॉस्फोरस के सारे एलोट्रॉप्स की बात करते हैं तो ये आपका फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसकी स्मेल एक गार्लिक स्मेल टाइप सी होती है और जब हम इसको सनलाइट में रखते हैं तो ये आपका येलो कलर में टर्न कर जाता है, इसकी वजह से हम इसको येलो फॉस्फोरस भी कहते हैं। और जब हम इसको रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो ये बेसिकली क्या नाम है 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं, तो रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो ये बहुत जल्दी फायर कैच कर लेता है। इसका इग्निशन टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है इसमें, तो इसलिए हम इसको पानी के अंदर रखते हैं क्योंकि जो ये आपका ये फॉस्फोरस होता है पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ये आपका बेसिकली कार्बन डाइसल्फाइड में आपका बेसिकली डिज़ोल्व हो जाएगा, बट ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है, इसीलिए हम जो ये फॉस्फोरस है इसको हम वाटर में रखते हैं। वाइट फॉस्फोरस जो होता है वो बेसिकली येलोइश ग्रीन लाइट प्रोड्यूस करता है जब हम इसको डार्क में रखते हैं। ठीक है, तो इसको हम फॉस्फोरिन कहते हैं। जब हम इसको मतलब लाइट में रखेंगे तो ये येलो कलर का हो जाएगा, लेकिन जब हम इसको अंधेरे में रखेंगे, डार्क में रखेंगे, तो ये आपका बेसिकली एक येलो ग्रीनिश लाइट प्रोड्यूस करेगा जिसको हम फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। जो आप वाइट फॉस्फोरस को बर्न करेंगे तो ये आपका सेल्फ इग्निशन का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। और जो बेसिकली यूज़ होता है ये फायर क्रैकर्स को बनाने में, बॉम्ब को बनाने में, स्मोक बम को बनाने में बेसिकली फॉस्फोरस का यूज़ होता है। जो रेड फॉस्फोरस होता है, ठीक है, हम इसको क्या नाम है, ये आपका रूम टेम्परेचर पर आग कैच नहीं करता बिकॉज इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई होता है। जो मैंने पीछे देखा तो उसमें 30 डिग्री सेंटीग्रेड इग्निशन टेम्परेचर था, बट रेड फॉस्फोरस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से ये रूम टेम्परेचर पर आग को नहीं पकड़ेगा।
अगर हम बात करते हैं कि वाइट फॉस्फोरस को जब हम हीट करेंगे 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो फिर ये आपका रेड फॉस्फोरस बन जाएगा। लेकिन अब जब हमें रेड फॉस्फोरस को 550 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमें आपको एक वेपर मिलेगा जिसको हम जब कंडेंस्ड करेंगे तो हमें वापस से वाइट फॉस्फोरस मिलेगा। यानी आप रेड फॉस्फोरस को वाइट फॉस्फोरस में चेंज कर सकते हो, वाइट फॉस्फोरस को रेड फॉस्फोरस में चेंज कर सकते हो, बट तरीका डिफरेंट है दोनों में चेंज करने का। इसके यूजेस जो आपको पता ही है कि मैच बॉक्स बनाने में यूज़ होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेफ्टी मैचेस, अ मिक्सचर ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड अ फॉस्फोरस डाइसल्फाइड इज यूज्ड इन द पोटेशियम क्लोराइड, एंटीमनी सल्फाइड एंड पावर ऑफ द ग्लास, स्पेशली इन द मैचेस स्ट्रिक्टली ऑफ द पॉइंट इग्निटर। कभी कभार क्या होता है ना कि इतने रिएक्टिव होते हैं कि अपने से ही आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इनको हम बेसिकली इस तरीके से रखते हैं। अब हम बात करते हैं स्कारलेट फास्फोरस की। तो ये आपका जो 10% जो वाइट फास्फोरस होता है उसको हीट करने से आपका स्कारलेट फास्फोरस बनता है। ब्लैक फास्फोरस जो होता है इसकी इलेक्ट्रिसिटी बहुत, मतलब कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। वायलेट फास्फोरस जो होता है वो आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, अगर हम इसके कंपाउंड की बात करते हैं तो फर्स्ट कंपाउंड है आपका फॉस्फेन, जो प्रोड्यूसेस होता है बेसिकली जो आपकी ग्रेव होते हैं ना, यानी मिट्टी के अंदर जो भी हमारे पशु पक्षी मर जाते हैं तो, या फिर जो भी डेड बॉडीज़ होती हैं उनको सड़ाने से बेसिकली ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनता है, वो आपका फॉस्फीन कहलाता है। तो इसकी जो फॉस्फेन की महक होती है सड़े हुए फिश की तरह होती है और ये पॉइजनस होता है। नेक्स्ट आपका आता है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, जो आपका बेसिकली फॉस्फेरिक एसिड को बनाने में यूज़ होता है और ये आपका बेसिकली डिहाइड्रेटेड एजेंट होता है। यानी बात देख लेते हैं तो आपके जो हाइपोफॉस्फाइड कंपाउंड होते हैं फॉस्फोरस के, वो आपका इनर बॉडी स्ट्रेंथ, जो आपकी इनर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए जो भी मेडिसिन बनती हैं उसमें आपको प्रमोट करते हैं। जो फॉस्फोरस ब्रोंज है वो आपका बेसिकली फॉस्फोरस का ही एक अलॉय है जिसको हमें, जो फॉस्फोरस की कमी की वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो अपना जो ग्रीन कलर होता है उसको धीरे धीरे करके लैग करने लगते हैं। ठीक है, तो अगर फॉस्फोरस नहीं होगा तो प्लांट और ट्री हैं वो आपका फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, और उसकी वजह से वो जो अपना ग्रीन कलर है, जैसे आप देखते हो ना पत्ते सूख जाते हैं, जो ग्रीन पत्ते होते हैं वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं, मतलब डार्क येलो कलर के हो जाते हैं, तो वो किसकी वजह से है? लैक ऑफ फास्फोरस की वजह से। एल्युमिनियम फॉस्फाइड है उसको हम फूड ग्रेन को प्रिजर्व करने के लिए भी यूज़ करते हैं। जिंक फॉस्फाइड है उसको हम रेड पॉइजन यूज़ करते हैं, मैंने पहले भी आपको बताई है ये चीज़। जो आपका फॉस्फीन है और अमोनिया है ये आपका सेम मॉलिक्यूलर कंपोजिशन होता है, बट इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो आपकी डिफरेंट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ये आप देखते हो जो ऑक्सीजन होता है वो आपका कलरलेस होता है, इसमें कोई स्मेल नहीं होती है, ऑर्डरलेस होता है, और ये 20% आपका एयर में, एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। ठीक है, ये आपका बेसिकली ब्लू लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है जब हम इसको बेसिकली इसको कूल करते हैं तो, और इट डज़ नॉट बर्न इट बाई इट्स सेल्फ। तो ये अपने आप से नहीं जलता है, जैसे मैंने आपको फास्फोरस को बताया कि इसको आप रूम टेम्परेचर पर रख रहे हो और वो जल जाएगा, बट इसमें ये आपका कंबशन का प्रोसेस जो होता है उसको फेवर करता है, ऑक्सीजन का कंबशन कराते हैं बेसिकली। और जो आपका हीलियम और हाइड्रोजन गैस का जो मिक्सचर है उसको हम आर्टिफिशियल इनहेलेशन में यूज़ करते हैं इनहेल करने के लिए। ठीक है, तो लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो एज आ रॉकेट का फ्यूल भी हम यूज़ करते हैं। जो आपकी जितनी भी वेजिटेशन है अर्थ पे वो सारी आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी अगर आपका ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से हट जाएगा। तो ऑक्सीजन आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए कहते हैं पेड़ लगाओ, पेड़ अपने हमारा ऑक्सीजन देते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑफ ऑल द वेजिटेशन। ओजोन की बात कर लेते हैं तो ओजोन आपका ऑक्सीजन का ही एलोट्रॉप होता है, और ये बेसिकली वही रॉटन फिश जैसे इसकी स्मेल होती है। एटमॉस्फेरिक जो ओजोन होता है बेसिकली वो आपका अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं उसके थ्रू बेसिकली फॉर्म होता है। एटमॉस्फेरिक ओजोन इज फॉर्म्ड बाय एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट ऑन द ऑक्सीजन ऑफ द एयर। और इसके यूजेस आपको पता है, जर्मिसाइड में यूज़ होता है, जो ओजोन होता है उसको वाटर प्यूरीफायर में यूज़ करते हैं, जो फूड आइटम्स होते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और जो आपको जो ओजोन गैस है उसको अगर हम सिल्वर से एक्सपोज करेंगे तो ये बेसिकली जो आपका सिल्वर वो आपका एकदम डार्क कलर का हो जाएगा।
तो ओजोन आपका लेयर है बेसिकली वो आपका यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। यूवी रेडिएशन जो आपको स्किन कैंसर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, तो ये फ्रॉम हो जाएगा ओजोन प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेडिएशन। नेक्स्ट बात करते हैं जो डिप्लेशन लेयर है जो ओजोन का, वो बेसिकली बहुत लो टेम्परेचर पर होता है, -80 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ओजोन लेयर जो है वो आपका जो डिप्लीटेड गैसेस होती हैं जो वो आपकी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, C12 जो है आपका, तो ये आप देख लीजिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द सल्फ़र। तो सल्फ़र आपका फ्री स्टेट और कॉम्प्लेक्स फॉर्म दोनों में होता है और ये अपने अर्थ में 0.05% पाया जाता है, बहुत कम है इसका कॉन्ट्रीब्यूशन। ये आपका बेसिकली सल्फेट के फॉर्म में होता है, बेसिकली जो आपका अनियन गार्लिक जो होता है इसमें ये पाया जाता है, एग मस्टर्ड। तो जो इसकी स्मेल होती है ना अनियन की, वो पंजेंट सी स्मेल होती है, वो बेसिकली आपका सल्फ़र कंपाउंड की वजह से होती है। ये मैंने आपको पहले थोड़ा सा गलत बता दिया था, तो मैं यहाँ पे करेक्ट कर रही हूँ। जो पंजेंट कलर स्मेल होती है अनियन की, वो आपका सल्फ़र की वजह से होती है, ठीक है। फिर अगर हम इसको बॉईल करेंगे तो ये आपका बेसिकली प्लास्टिक सल्फ़र बन जाता है, जिसको हम एक कोल्ड वाटर के अंदर रखते हैं। तो जो प्रोसेस होता है सल्फ़र का जो नेचुरल रबर में बदलने का, उसको हम वल्कनाइजेशन कहते हैं। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन इसी में से आना है। मैं बहुत बार कह रही हूँ, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इट इज़ यूज्ड इन अ कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मैचेस, एक्सप्लोसिव, तो इस सब में इसका यूज़ होता है। और ये आपका बेसिकली ऑइंटमेंट बनाने के लिए यूज़ होता है, मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ होता है, एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज़ होता है, डाइज में यूज़ होता है और जर्म्स को डिस्ट्रॉय करने में यूज़ होता है। कंपाउंड की बात करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड जो बहुत फेमस कंपाउंड है, ये जो आपका वोल्केनो इरप्शन होता है, ये आपका सबसे ज़्यादा मैन गैस रिलीज्ड होता है और ये बहुत पॉइजनस होता है। इट इज़ ईजिली लिक्विफाइड लाइक अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड थस यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेटर गैस। गैस इज ऑल्सो एज अ यूज एज अ anti-color and it is exhibit the property of bleaching action. नेक्स्ट बात करते हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड का, तो ये वाटर में क्विकली डिजॉल्व हो जाकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। सल्फ्यूरस एसिड की बात करते हैं तो ये आपका बेसिकली किंग होता है, जो आपका एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत फेमस है, H2SO4 जो होता है, एंड द ऑयल ऑफ विट्रॉयल, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन अ स्टोरेज सेल एंड अ पेट्रोलियम प्यूरिफायर। ओलैम जो होता है बेसिकली इसको हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है ये आपका वोल्केनो इरप्शन में रिलीज़ होता है और ये आपका कलरलेस गैस है और ये आपका पॉइजनस होता है। इसकी स्मेल सड़े हुए अंडे जैसी होती है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो ऑफ टुडे। आपको होपफुली ये मैराथन क्लास पसंद आई होगी और इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस फंसेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से, बहुत केयरफुली आप इस वीडियो को सुनना, याद करना, जो जो भी आपके पॉइंट्स लिखिए, 1 बार 2 बार 4 बार कंटिन्यू 5-6 बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें स्टोर हो जाएंगी। अभी ऑलमोस्ट 10 डेज हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो डू योर बेस्ट, गिव योर 100% एंड द डेफिनेटली सक्सेस विल कम। थैंक यू सो मच।